सब कुछ एक उजाड़ युद्ध के मैदान से शुरू होता है, जहां तूफान के बीच योद्धाओं के शरीर बिखरे पड़े हैं। एक घायल योद्धा अपनी खून से तलवार पकड़े दूर खड़ी काली परछाई को देख रहा है। सूर्य और चंद्रमा के पंथना नेता पूरी तरह से पागलों जिसकौन किसान के सब कुछ देख रहा है और अपने प्रतिद्वंद्वी का मजाक उड़ाते हुए उसे तलवार का सम्राट कहता है। नाम यंगशिन प्रतिद्वंद्वी के सामने बहुत बुरी तरह घायल और सांस लेने में कठिनाई महसूस करते हुए खड़ा है। अपना एक हाथ खो देने के बावजूद सदन स्काई पैलेस का यह बहादुर नेता हार मानने से इनकार कर देता है। वह गुस्से में अपने दांत पीसता है और पूछते में यह सारी तबाही मजेदार लग रही है। एक फ्लैशबैक में उसका एक वफादार शिष्य उसे बताता है कि पंत के लोगों ने अनहुई प्रांत पर हमला कर दिया है। यंगशिन सोचे नायक की तलवार बड़ी जिम्मेदारियां उठाती है और कभी पीछे नहीं हटती कि क्या वे एक योद्धा की तलवार उठा रहे हैं या केवल एक आम आदमी का डर। सभी शिष्य एक साथ आते हैं कि वे अपने नेता के साथ अंत तक लड़ेंगे। वह अपने सहयोगियों के शरीर को देखता है और उन्हें दी गई अपनी सीख को दर्द के साथ याद करता है। अपने हथियार को मजबूती से पकड़े हुए वह मानता है अपना कर्तव्य वैसा ही निभाया जैसा उन्होंने सीखा था, अपनी आंखों में दृढ़ता और क्रोध के साथ कि अब उसकी लड़ने की बारी है। वह याद करता है गरीब शिष्य कभी पीछे नहीं हटे और हमेशा आगे बढ़े। उन सभी ने मार्शल आर्ट्स के मार्ग के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए संघर्ष किया। दुश्मन नेता अपने सिंहासन से नीचे उतरता है कि जमीन पूरी तरह से दरक जाती है। अपने पत्थर के सिंहासन पर बैठे हुए जिन्होंने युद्ध में अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश की, यंगशिन को गुस्सा आता है कि ऐसा दानव मजे के बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। पंथ का नेता केवल एक और अधिक डरावनी बिखेरता और दूसरों के दुख पर हंसता है। वह नायक को उकसाते हुए कहता है कि वो ठीक से पकड़ने की भी ताकत नहीं बची है। कांपते हुए भी मेकी तलवार उठाता है और अंतिम संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है। खलनायक तलवार का सम्राट वास्तव में इसके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार है। यंगशिन की तलवार उसके शरीर का ही हिस्सा है और वह कुछ भी सहन कर सकता है। पंथ का नेता अपनी उंगलियां चटकाता है कि आकाश हमेशा वैसा ही रहेगा। बिना समय पूरी गति के साथ दुश्मन पर एक जोरदार हमला करता है। दोनों शक्ति द्वंद्व में टकराते हैं जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। निर्णायक युद्ध के दौरान हवा में एक तेज और सटीक प्रहार होता है। एक अचूक प्रहार के साथ सिर धड़ से अलग हो जाता है। नायक उसके चारों ओर दृश्य बदल रहा है। सिर कटने के बावजूद दुश्मन का कटा हुआ और सूर्य और चंद्रमा के बारे में एक अजीब भविष्यवाणी सुना रहा है। यंग की सिर हवा में तैर रहा है और एक रहस्यमयी बैंगनी धुंध से घिरा हुआ है। खलनायक के माथे पर एक तीसरी आंख खुलती है कि वे कभी अलग नहीं होंगे। गहरी बैंगनी ऊर्जा का एक पूरे युद्ध के मैदान को अपनी चपेट में ले लेता है। चमकती और विनाशकारी रोशनी पूरे एक डरावने दृश्य में बदल देती है। दृश्य अंततः हवा धीरे धीरे पेड़ों के बीच बह रही है। यंगशिन दर्द में करहाता है, अपनी तलवार का सहारा लेता है। उसे दुख के साथ मुकाबला दोनों के लिए आपसी विनाश में समाप्त हुआ। चारों ओर देखने पर उसे अपने साथियों के शरीर से उठता हुआ काला धुआं दिखाई देता है। योद्धा धीरे धीरे चलने लगता है, जमीन पर खून के निशान छोड़ते हुए। आगे बढ़ने की ताकत न होने के कारण और वह जमीन पर गिर जाता है। अपने सहयोगियों की तलवारों के बीच घुटनों के बल पछताता है कि उसका सम्राट का खिताब व्यर्थ है। वह अपने शिष्यों से माफी मांगता है कि वह उनमें से किसी को भी बचा नहीं पाया। आंसुओं और खून से सना हुआ गहरे दुख के साथ ऊपर देखता है। उस पल में काले बादल छंटने लगते हैं और ऊपर एक उज्ज्वल रोशनी दिखाई देती है। वह साफ आसमान की ओर देखता है और महसूस करता उस न्याय का प्रतीक है जिसकी वह रक्षा करना चाहता था। नीले खुद से पूछता है कि जिसने इतनी बड़ी विफलता देखी हो उसे वहां देखने का हक कैसे हो सकता है। अचानक वह भारी मात्रा में काला खून थूकता है कि वह अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच गया है। अपने अंतिम विचारों में वह सोचता है यदि वह थोड़ा और मजबूत होता। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है कि क्या पछतावा ही एकमात्र चीज है जो उसकी तलवार में बची है। कोई मुमियों का नाम लेकर चिल्लाना शुरू करता है और नायक किसी अनजान जगह पर डर कर जाग जाता है। अचानक एक ताकतवर आदमी प्रकट होता है और जमीन पर पड़े लड़के को जोर से लात मारता है। नायक यह समझे बिना गिरा रहता है कि उसके चारों ओर रहा। हमलावर के को आलसी कहकर पूछता है कि क्या वह अभी भी सो रहा है। यंगशिन को और के शरीर में है और पूरी स्थिति से भ्रमित हो जाता है। उसे एक और जोरदार लात पड़ती है और बचाव करने में असमर्थ। वह ताकतवर आदमी चिल्लाता रहता है और कहता है कि उसने उस कमजोर अनाथ को बचाया और उसे आभारी होना चाहिए। लड़का याद करने की कोशिश करता है कि पिछले युद्ध में वह कैसे मरा था। उसे एहसास होता है कि कोई सपना आता है कि वह तलवार का महान सम्राट था। यंगश को पंथ नेता तैर हुआ सिर याद आता है और कि क्या उसकी आत्मा ने स्वर्ग को चुनौती दी। जब हमलावर उसे दोबारा लात मारने की कोशिश करता है कि उसके आंदोलन बहुत धीमे हैं। बड़ी आसानी से लड़का अपना हाथ है पैर मजबूती से पकड़ लेता है। ताकतवर आदमी को इतनी आसानी से रुकते देखकर पूरी तरह हैरान और स्तब्ध रह जाता है। वह अपना पैर वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के की ताकत आज असाधारण रूप से अधिक है। नायक धीरे धीरे और एक अत्यंत गहरी और डरावनी आभा होती है। वह अपनी तेज और ठंडी नजर सीधे जो उस पर रहम किए बिना अत्याचार कर रहा था। हमलावर को एक भयानक डर महसूस होता है और वह उस नजर के सामने पस्त हो जाता है। एक त्वरित हरके आदमी को बिना किसी प्रयास के जमीन पर गिरा देता है।
वह गिरे हुए आदमी के सामने एक डरावनी और प्रभावशाली मुद्रा में खड़ा रहता है। इसके बाद लड़का जल्दी से कमर पर लगी तलवार निकाल लेता है। उसकी आंखें उस कायर के तिरस्कार से चमकती हैं जिसने किसी असहाय पर अत्याचार किया था। नायक शांति से पर हाथ उठाता है, उसे तलवार रखने का कोई अधिकार नहीं है। आसपास खड़े अन्य योद्धा हंसने लगते हैं और उस आदमी की शर्मिंदगी का मजाक उड़ाते हैं कि वह एक ऐसे कमजोर लड़के से हार गया जिसकी नसें टूटी हुई हैं। सबके सामने अपमानित हुआ आदमी गुस्से से अपने दांत पीसता है कि क्या नसों के टूटने से लड़का पूरी तरह पागल हो गया है। आदमी गुस्से में उस पर हमला करने की कोशिश करता है ताकि अपनी खोई हुई इज्जत एक बेदाग प्रतिक्रिया के साथ तलवार म्यान से बाहर निकालता है। एक पलक झपकते ही नायक एक सटीक प्रहार करता है और हमलावर का हाथ अलग कर देता है। जो योद्धा सब कुछ देख रहे थे और अवाक रह जाते हैं। उनका सदमा इतना बड़ा है कि वे एक शब्द भी नहीं कह पाते। आदमी घुटनों के बल गिर जाता है, हाथ पकड़कर दर्द में चिल्लाता है। एक बर्फीली और अधिकारपूर्ण आवाज के साथ लड़का आदमी को उसका सामना करने के लिए सिर उठाने का आदेश देता है। दर्द और डर से कांपता हुआ पूर्ण समर्पण में झुक जाता है। वह लड़के से अपनी जान की भीख मांगता है। अपने दिमाग में वह आदमी लड़के के पीछे उनकी विशाल और प्रभावशाली छवि देखता है। वह घबराहट में समझ जाता है कि उसके सामने निश्चित रूप से वह कमजोर मुमयोंग नहीं है। आदमी ध्यान देता है, शर्मीली और कमजोरी गायब हो गई है और वह अब कोई और है। इस बीच दृश्य पहाड़ों के बीच स्थित एक किले वाले आधार पर बदल जाता है। सफेद कपड़े पहने नकाबपोश योद्धाओं की एक सेना एक मिशन शुरू करने की तैयारी कर रही है। उनका नेता आदेश देता प्राथमिकता उस व्यक्ति को पकड़ना है जिसकी नसें टूटी हुई हैं। वह एक शैतानी नजर के साथ कहता है कि जो कोई भी उसे खत्म कर दे। सभी योद्धा ईमानदारी के साथ अपने नेता के आदेशों को स्वीकार करते हैं। गांव में वापस घाभी भी लड़के के सामने घुटने टेककर जान की भीख मांग रहा है। नायक केवल उसे ऊपर से ठंडी नजर और अपनी आंखों में एक रहस्यमयी चमक के साथ देखता है। आदमी समझ जाता है कि अगर वो युवा योद्धा गुस्से को शांत नहीं कर पाया तो वो यहीं मर जाएगा। हताश होकर और बार बार अपना सिर जमीन पर पटकता है। कांपते हाथों से वह अपने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालता है। वह अपना साह से माफी की भीख मांगता है। नायक अभी भी बादलों से भरे उसे निर्दयता से देख रहा है। यंगशिन ठंडे स्वर में कि वह अच्छी तरह जानता है कि वह कौन है और वह उसे माफ नहीं करेगा। वह याद करता है कि पिछले कायर द्वारा पीटा गया और भोजन तथा कपड़ों से वंचित रखा गया। नायक अपमानों को सूचीबद्ध करना जारी रखता है, यह कहते हुए कि उसे लूटा गया और कुचला गया। ग्रामीणों की भीड़ के बीच जिसने पुआल की टोपी पहनी है दूर से सब देख रही है। वह लड़के के कार्यों को देखकर चकित है और उसकी हरचकित होकर बुदबुदाता है और सोचता है कि भले ही उसका शरीर अलग हो, उसे हर अत्याचार याद है। वह गुस्से में कहते माफी का कोई मतलब नहीं है, भले ही वह सिक्कों के साथ आए। युवा कहता है कि वह आदमी के चेहरे पर झूठ देख सकता है, भले ही वह जमीन पर भीख मांग रहा। बिना उस कायर को अंतिम सजा देने के लिए खून से सनी तलवार उठाता है। एक पलक झपकते हुए घातक प्रहार करता है जो उसके हमलावर के जीवन को तुरंत समाप्त कर देता है। वह ठंडक से घोषणा करता है और तलवार का सम्मान नहीं करता, उसे अपने शरीर की कीमत चुकानी होगी। इन मार्मिक शब्दों को सुन रहस्यमयी महिला चौंक जाती है। वह पहचानती है कि यह वाक्य नीले आकाश के समाज के मुख्य आदर्श वाक्यों में से एक है। शांत कदमों के साथ और उस आदमी के बेजान शरीर को पीछे छोड़ देता है। नायक आकाश के नीले विस्तार को देखता है और यह अब उस गांव में उसे क्या करना है। वह सोचता है कि उस सहयोगी या परिचित नहीं है। अचानक हताश चिल्लाहट गांव में गूंजती है जो दोपहर की शांति को तोड़ देती है। वह तेजी से मुड़ता और देखता है कि एक ग्रामीण भयानक दुश्मनों से भाग रहा है। हताश पीछे की ओर इशारा करते हुए किसी से उसे मौत से बचाने की विनती करता है। हालांकि एक नकाबपोश योद्धा तेजी से आता है और ग्रामीण की पीठ पर एक घातक वार करता है। नायक हिंसा के उस भयानक दृश्य में अपने दांत पीटता है। घबराहट पूरे गांव ने लगते हैं कि सब वहां से भाग जाएं। इस पल में सूर्य और चंद्रमा के डरावने राक्षसी पंथ के योद्धा और आतंक फैलाते हैं। आक्रमणकारियों के सफेद कपड़ों पर कढ़ाई किया के ऊपर एक काले सूरज का चित्र दिखाता है। नायक अपनी तेज नजर टिकाता है और तुरंत अतीत के अपने सबसे बुरे दुश्मनों को पहचान लेता है। वह दुष्ट निकंगनी ऊर्जा को महसूस करता है और जानता है कि यह राक्षसी शक्ति है। वह इस बात से गुस्से में है कि कुछ त्यागने के बाद भी वे राक्षस अभी भी जीवित हैं। हमलावर निर्दोष ग्रामीणों को मारना क्षेत्र को घेरने के लिए चिल्लाते हैं। उनके आदेशों को सुनकर कि राक्षस उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसकी नसें टूटी हुई हैं। उन कायरों के प्रति गुस्से में जो मासूमों को मार रहे हैं, वह नफरत के साथ अपनी तलवार की मुठ को कसता है कि जब राक्षस उस असहाय लोगों को नष्ट कर रहे हों तो वह बस खड़ा नहीं रह सकता। गांव में आगे हत्यारों को देखते ही उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वह दृढ़ विश्वास के साथ फनी प्रजाति को इस दुनिया में कभी नहीं होना चाहिए। ग्रामीण यहाँ से भागने के लिए चिल्लाते हैं, चेतावनी देते हैं कि लड़कर वो मर जाएगा। वह चेतावनियों को अनसुना कर देता है और शांति से हुए कि एक बार जब आप तलवार उठाने का निर्णय ले लेते हैं। नायक एक हल्की मुस्कान के साथ निश को उसे निकालने का सही समय भी पता होना चाहिए। उसके पुराने परिचित के उसे देखते हैं और लड़के की किस्मत को लेकर बहुत चिंतित हैं। भयानक उसकी उपस्थिति को नोटिस करते हैं और उस पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। वह मानता है कि उसका वर्तमान शरीर कमजोर है और उसमें आंतरिक ऊर्जा नहीं है कि उसका दृढ़ संकल्प अभी भी जीवित है।
दृढ़ता के साथ डेओक्साम यह जानते हुए पकड़ता है कि उसकी मार्शल फाइटिंग स्टाइल अभी भी वही है। नायक प्रभावशाली मुद्रा में खड़ा होता है। इस बात पिछली जिंदगी में एक महान तलवार सम्राट था। वनस्पति में छिपी वाली रहस्यमयी महिला लड़के की युद्ध मुद्रा को दिलचस्पी से देख रही है। वह यह 3 शक्तियों की महान तकनीक की मुद्रा का उपयोग कर रहा है। एक पीली और चमकदार आभा नायक के शरीर को घेरने दी और वह पूर्ण फोकस की स्थिति में आ जाता है। महिला उसकी एकाग्रता से प्रभावित है और नोट करतीक में पूरी तरह से डूबा हुआ है। आधी बंद आंखों और शांत दिमाग के साथ का सटीक विश्लेषण करता है। वह कुछ ही सेकंड में समझ जाता है कि इसकी दुश्मन है और दाईं ओर 4। अपनी तलवार को अपने सिर के ऊपर दोनों हाथों से उठाकर वह एक विनाशकारी प्रहार करने की तैयारी करता है। लड़का पहले प्रतिद्वंद से आगे बढ़ता है, जो उसे अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता है। हमलों की घातक श्रृंखला शुरू करने के लिए नायक उसका पहला आंदोलन निष्पादित करता है। नायक कई और गति तथा सटीकता के साथ कूदने की तैयारी करता है। वह हवा में मौजूद दुश्मन के खिलाफ एक चमकदार ऊर्ध्वाधर प्रहार करता है। प्रतिद्वंद्वी हारकर जमीन पर गिर जाता है, जबकि यंगशिन बाकी समूह का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। कई नकाबपोश हत्यारे उसे घेर लेते हैं और फंसाने के लिए एक साथ हमला करते हैं। नायक प्रतिद्वंदियों के हमलों से बचते हुए तेजी से और सुंदर हरकतों की एक श्रृंखला करता है। वह अपने हमले के दूसरे चरण की शुरुआत करता है और अपनी तकनीक को पृथ्वी की गति पर केंद्रित करता है और आसानी से सभी दुश्मनों की चालों को रोकता है। हमलावरों में से एक ऊपर से उसे मारने के प्रयास में है, उसकी दिशा में कूदता है। शांत चेहरे के साथ नाने पर प्रतिक्रिया करने के लिए सटीक पल का इंतजार करता है और आदमी की गति को निष्पादित करके शक्तिशाली अनुक्रम को समाप्त करता है। नायक हवा में प्रतिद्वंदी की छाती को पार करते हुए एक विनाशकारी क्षैतिज प्रहार करता है। वह युद्ध मुद्रा को पूरा करता है। ब्लेड बेदाग तरीके से फिसल जाता है। प्रतिद्वंद्वी दर्द में कराहता है कि उसे अपमानजनक तरीके से हराया गया है। हत्याबाइल होकर घुटनों के बल गिर जाता है, जबकि युवा उसे तिरस्कार से देखता है। अपनी योद्धा लड़के को डर के साथ देखता है और उसे एक दानव कहता है। यंगशिन पराजित गंभीर नजर से देखता है। यह दर्शाता है कि उसे कमजोरों पर कोई दया नहीं है। दुश्मन जमीन पर बेजान होकर गिर जाता है। उस लड़ाई में नायक की निर्विवाद जीत को सुरक्षित करता है। नायक खून से सने युद्ध के शरीर के बीच अकेला खड़ा है। पुआल की टोपी वाली महिला कि उसने केवल 3 शक्तियों की बुनियादी तकनीक का उपयोग किया है। वह उस लड़के में तलवार के लिए एक अविश्वसनीय प्राकृतिक प्रतिभा है। अचानक यंगशिन पूर्ण उपस्थिति महसूस होती है और वह सतर्क होकर अपना सिर घुमाता है। हत्यारों का एक नया समूह घरों की छत पर प्रकट होता है और लड़के की निगरानी करता है। नए समूह का नेता नीचे तिरस्कार से देख कोशिश करता है कि क्या कोई जीवित बचा है। एक और योद्धा यह देखकर डर द्वारा पूरी तरह से मिटा दिया गया है। नए विरोधियों का सामना करने की तैयारी करता है। हालांकि अचानक उसके सीने में तेज दर्द उसे भयानक कराह छोड़ता है। वह जमीन पर घुटनों के बल लेते हुए सिर के तेज दर्द को सहने की कोशिश करता है। नायक को नाजुक शरीर में नसें टूटी हुई हैं और वह थकान से पसीने से तरबतर हो जाता है। वह लड़ाई के बीच में ही संकट में पड़ने से परेशानों को गंभीरता को समझने की कोशिश करता है। छत पर मौत दुश्मन घुटनों के बल और जमीन पर और उसकी कमजोरी को महसूस करते हैं। नेता मानता है कि लड़का टूटी हुई है और जिसकी वे तलाश कर रहे थे। बॉस के अधीनस्थ तुरंत लड़के को पकड़ लें और वो भी बिना किसी चोट के। गुंडे एक बार में छत से कूद जाते हैं और पकड़ने के लिए कमजोर नायक की ओर बढ़ते हैं। यंगशिन अपने दांत पीसते हुए कठिनाई के साथ अपनी तलवार उठाने की कोशिश करता है। अचानक कई नीली और चमचली आसमान से एक सीधी और छलांग के बीच दुश्मनों को मारती है कि वह शक्तिशाली नीली बिजली कहीं से आ गई है और पुआल की टोपी वाली रहस्यमयी महिला को चमकती बिजली से घिरा हुआ देखता है। योद्धा एक प्रभावशाली जबकि नीली बिजली उसके चारों ओर गूंजती है। वह जानते हुए कि नीले आकाश का समाज ने उनकी योजनाओं को खोज लिया है। चरधा नकाब पोषों में से एक के चेहरे पर एक विनाशकारी लात मारती है। वह आक्रमणकारियों के सामने और लड़के को किसी भी खतरे से बचाने के लिए तैयार है। दुश्मन नेता मिशन को प्राथमिकता देने का देता है और दूर को महिट में देरी करने को नहीं आता है। गुंडे आक्रामक तरीके से उसकी खिलाफ एक झुंड में आगे बढ़ते हैं। शांति के साथ महिला अपनी इसी से रोशनी के साथ चमना शुरू कर देती है। उसकी आंखें रहस्यमयी नीली ऊर्जा के साथ चमकती हैं और वो अपनी द्वंद्वियों पर केंद्रित करती है। वह तेजी से हरकतें करती है और बिजली के साथ दुश्मनों को काटती है और गुंडों के हमलों से आसानी से बच जाती है। वह गांव की छतों पर धूल का निशान छोड़ती है। लड़का महिला की जबरदस्त ताक प्रभावित होकर लड़ाई को देखता है। एक आप बिजली के एक मजबूत झटके के बीच हवा में विरोधियों को अलग कर देती है। मुम्योंग यह देखकर सदमे में है कि महिला अनंत कदमों की तकनीक का उपयोग कर रही है। वो मानता है कि वो चाल दक्षिण आकाश के महल की है और सोचता है कि उसने कैसे सीखा। अचानक मुम्योंग के पीछे अचानक एक नकाबपोश दुश्मन प्रकट हो, जबकि वह जमीन पर असहाय है। आदमी उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आवनी देता है कि वह किसी भी तरह उनके साथ जाएगा। मुम्योंग अपनी पूरी ताकत से विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कमजोर शरीर आज्ञा नहीं देता और वह दर्द में कराहता है। दुश्मन के उसे छूने से पहले ही योद्धा एक मजबूत विद्युत ऊर्जा के साथ ऊपर से प्रकट होती है। एक उस नकाबपोश का हाथ काट देती है जो लड़के को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हमलावर हताशा में चला जाता है और वह उसके प्रहार का सामना भी नहीं कर सका। योद्धा एक साफ आंदोलन करती है और जबरदस्त तरीके से इसे समाप्त करती है और लड़के से गंदे हाथ हटाने की चेतावनी देती है क्योंकि वह उसे पसंद करती है। मुम्योंग थकान से बहुत कांपता रहता है, जमीन पर गिरने से बचने की कोशिश करता है
और उसकी दृष्टि पूरी तरह से अंधेरा होने लगती है जब तक कि वो होश नहीं खो देता कि लड़का अचानक उसके ठीक सामने बेहोश हो गया है और खड़ा होने में असमर्थ है। वह सावधानी के साथ उसके शरीर दीद है और नहीं जानती कि उसे अभी मदद करने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ समय बाद आखिरकार धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है और थोड़ा बेहतर महसूस करता है। वह दर्द में कराहते हुए डर से और महसूस करता है कि वह एक अनजान बिस्तर पर लेटा है। रहस्यमयी महिला जिसने उसे बचाया और शांति से पूछती है कि क्या वह जाग गया है। वह अपनी टोपी के पारदर्शी घूंघट के पीछे से एक दोस्ताना मुस्कान से सहानुभूति दिखाती है और वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश करता है, जबकि योद्धा धैर्य के साथ उसे देखती है। वह खुद अनंत कदमों में महारत कैसे रखती है यदि उसकी तलवार की शैली दक्षिणी आकाश के महल की नहीं है। महिला उसके शरीर की ठंडी ऊर्जा को शांत कर दिया है और आश्वासन देती है कि उसे अब बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। मुम्योंग हैरान है क्योंकि दुर्लभ स्थिति केवल महिलाओं को ही प्रभावित करती है। वह भ्रमित है कि उसने उसके भीतर इतनी विनाशकारण ताकत को कैसे नियंत्रित किया। आवाज से वह मान लेता है कि वह बहुत युवा है, लेकिन उसके पास मार्शल आर्ट का स्तर अत्यंत उन्नत और प्रभावशाली है। अचानक महिला अपने शिष्टाचार की कमी के लिए माफी मांगती है को पेश करने का फैसला करती है। वह पुआल की टोपी पर अपना हाथ ले जाती है और लड़के के अपना चेहरा प्रकट करती है जो उसे ध्यान से देखता है। फिर वह शांति का प्रदर्शन करते हुए नाजुकता से अपने लंबे काले बालों को ठीक करती है। मुम्योंग महिला की सुंदर उपस्थिति का सामना करने पर दोस्ताना तरीके से मुस्कुराती है। वह कहती उसका नाम नीले आकाश के समाज की ली सेहा और पूछती है कि क्या मुम्योंग उसके साथ शामिल होना चाहता है। वह उसे अपना शिष्य बनाने की पेशकश करती है, लेकिन मुम्योंग इतनी अचानक दया पर संदेह करता है। ली सेहा बताती होने के बावजूद दुश्मनों से लड़ने के उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित थी। मुम्योंग स्वीकार करता है क्योंकि उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जिसने पहले इस स्थिति को ठीक किया हो। योद्धाती है कि ऐसा करने में सक्षम होने का एक बहुत ही विशेष कारण है। वह अपनी तर्जनी उंगली उठाने एक चमकदार और शक्तिशाली विद्युत ऊर्जा केंद्रित करती है। वो बताती है कि वो आग तकनीक में महारत हासिल करती है जो एक पुरुष की नसों को खोलने में मदद करेगी, कि वह दुर्लभ स्थिति केवल साधारण गर्म ऊर्जा से ठीक नहीं होगी। वह जानता है कि ठंडी ऊर्जा बहुत तेजी से जमा होती है और आत्मिक संतुलन में कोई भी गलती घातक हो सकती है। वह बताती है कि एक पुरुष होने के नाते तकनीक के साथ उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा आदर्श उपचार उत्पन्न कर सकती है। युवा महसूस पर समझ में आता है और वह रहस्यमयी बिजली कला अत्यंत उच्च स्तर की है। वह यदि वह इस सभी संचित ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है तो वह अपनी पिछली जिंदगी की तुलना में और भी मजबूत हो सकता है। हालांकि वह महसूस करता है विरण है जिसे उसे उसके साथ तुरंत हल करने की आवश्यकता है। वह पूछता है कि वह एक सरल अज्ञात लड़के को अपना निजी शिष्य बनाने की कोशिश क्यों कर रही है। उसके सीधे और ईमानदार सवाल का आनंद लेती है जो मुम्योंग ने उससे पूछा था कि जो अपनी ताकत की जिम्मेदारी नहीं लेता उसे तलवार रखने का कोई अधिकार नहीं है। मुम्योंग शांति से उसका सामना करता है, हर शब्द को संसाधित करता है जो बेहद ईमानदार लगती है। वह अपनी मुट्ठी जोर से बंद करता है, वास्तव मानित दिल रखने के अर्थ के बारे में सोचता है। लड़का फिर उस शिक्षण के उदार प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला करे तो क्या होगा। वह चेतावनी देती है इसका राक्षसीपन द्वारा पीछा किया जाता रहेगा और उसे हमेशा छिपाकर रहना होगा। मुम्योंग जवाब देता भविष्य की समस्याओं से बचने के लिए वे उसे एक बार में क्यों खत्म नहीं करते हैं, कि ऐसा करना उन्हें खलनायकों जैसा बना देगा और उनका कर्तव्य मासूमों की रक्षा करना है। वह मानती है कि दुनिया के बचाने के लिए जो छोटा है उसे त्यागना पसंद करते हैं, लेकिन फिर वह दृढ़ विश्वास के साथ कहती है जो वास्तव में पीछे छोड़ दी गई चीजों की रक्षा करे। मुम्योंग ध्यान से उसे सुनता है और दयालु शब्दों से गहराई से प्रभावित होता है। वह एक हल्की मुस्कान के साथ महसूस करता है कि वह महिला इस जीवन में उसकी नई मालकिन बनने के योग्य है। लड़का उसके द्वारा प्रदर्शित अपना सम्मान देने के लिए बिस्तर पर धीरे से झुक जाता है। वह शुरुआत में उसके अचानक पर संदेह करने के लिए ईमानदारी से माफी मांगता है और उसकी माफी की भीख मांगता है। ली सेहा उसकी प्रतिक्रिया का आनंद लेती है कि क्या उसने आखिरकार एक अंतिम निर्णय ले लिया है और पूरी निश्चितता के साथ पुष्टि करता है कि वह उस सटीक क्षण से उसका पालन करने के लिए तैयार है। वह लड़के की बुद्धिमान पसंद का जश्न मना कहती है कि वह उसे अपना नया साथी पाकर बहुत खुश है। थोड़ी देर बाद वह सूक्ष्मता से सुसदे कि मुम्योंग नाम बहुत उपयुक्त नहीं है और पूछती है कि क्या उसके पास कोई और विकल्प है। लड़का याद करता है पिछला नाम बुरा था और सह कि उसे अपनी यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए एक नए नाम की आवश्यकता है। मालकिन यह समझाते हुए सहमत होती है कि एक डरावने राक्षसी पंथ को भटकाने में भी मदद करेगा। वह अपने पुराने आध्यात्मिक घर की शुद्धता नामगुंग उपनाम अपनाने का फैसला करता है। अपने नाम के लिए वो जून चुनता है, समाप्त करना, जो वो अपनी पिछली जिंदगी में समाप्त नहीं कर सका। ली सेहा तब नामगुंग जून नाम का जोर से उच्चारण करती है और बहुत सहानुभूति के साथ विकल्प को मंजूरी देती है कि अब से वह अपनी नई यात्रा शुरू करने के लिए गर्व से नामगुंग जून नाम का उपयोग करेगा। योद्धा नामगुंग जून नाम को विचारपूर्वक दोहराती है, उसकी नई पहचान की ध्वनि के होने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर बाद वह एक सुंदर सहज मुस्कान खोलती है और कहती है कि यह एक योद्धा का बहुत अच्छा नाम है। जून मालकिन और शिष्य के बन देने की तैयारी में बिस्तर पर मजबूती और सम्मान के साथ खड़ा होता है। वो उसका नया शिष्य नामगुंग जून पारंपरिक अभिवादन देने के लिए तैयार है। युवा अपनी नई मालकिन के प्रति पूर्ण वफादारी और पूर्ण सम्मान के औपचारिक संकेत में गहराई से झुक जाता है। ली सेहा उसे प्यार गर्व की नजरों से थी अपने शिष्य के साथ संतुष्ट महसूस करती है। वो अपनी प्रतिज्ञा की गंभीरता को प्रदर्शित करते हुए कुछ क्षणों के लिए चुपचाप सम्मान बनाए रखता है।
वह खुशी के साथ अभिवाद चेतावनी देती है कि चीजें बहुत तेजी से होने लगेंगी। मालकिन एक बड़ी और उत्साहित मुस्कान खोलती है, यह कहते हुए कि मार्शल आर्ट का विशेष प्रशिक्षण अभी शुरू होगा। जून उसकी जल्दा नहीं पाता कि चीजें इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ी। जैसे इसको गुलाबी रंग में रंगता है, मंदिर में पहले पाठ की तैयारी शुरू हो जाती है। वह समझाती युद्ध तकनीक का आधार पवित्र ग्रंथों की गहरी समझ से शुरू होता है। इसके वह स्वर्गीय गड़गड़ाहट के सच्चे यांग की प्रसिद्ध कला सीखने के लिए तैयार है। रात जल्द ही शांतिपूर्ण तारों भर आकाश प्रकट करती है जो मंदिर की छत को रोशन करता है। उत्साह के साथ युवा महिला मेज पर रहस्यों की शियार आधिकारिक तौर पर उसके लिए खेती नियमावली प्रस्तुत करती है। वह उसके अलग उपनाम को अजीब पाती है कि उसने कभी नामगुंग परिवार के बारे में नहीं सुना। मालकिन प्राचीन स्क्रॉल खोल भी कि वह पढ़ सकता है। वह हर कठिन विवरण की व्याख्या करने पर जोर देगी और बिना देरी किए अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए उसकी मदद खुशी से स्वीकार करता है। जून उसे देखता है और सोचता है, जो मार्शल दुनिया में हर सदी में केवल एक बार दिखाई देता है। वह निष्कर्ष निकालती भा उसकी पिछली जिंदगी की अपनी क्षमता से पीछे नहीं है। वह किताब की पंक्तियों की ओर इशारा करता हुए कैसे करे, जबकि युवा अवधारणाओं का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करता है। ली सेहा यह देखकर पूरी तरह चकित रह जाती है। सब कुछ पूरी तरह से समझ जाता है। वह प्रभावित है और सोचती है एक सच्चे पुराने गुरु के साथ बराबरी पर बहस करने जैसा है। और सुबह की पहली किरणें दिखाई देने लगती हैं, गांव के आसपास के पहाड़ों को रोशन करती हैं। समय से हैरान होकर चिंता के साथ पूछती है कि क्या वह पहले से ही बहुत थक नहीं गया है, और कहता है कि उसने सूत्रों को याद कर लिया है और तुरंत ध्यान शुरू करना चाहता है। वह विचारशील रहती है कि आमतौर पर कोई भी पहली कोशिश में आंतरिक ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकता है। वह कुछ गलत होने की स्थिति में समर्थन देने के लिए और उसे अपनी सीमाओं को बहुत अधिक मजबूर न करने की सलाह देती है। जून एकाग्रता के साथ अपनी आंखें बंद कर दिलाती है कि प्रतिभाशाली लोगों को भी ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने में दिन लगते हैं, लेकिन लड़के को एहसास होता है कि आंतरिक संरचना आश्चर्यजनक रूप से शानदार और सामान्य से बाहर है। केवल एक गहरे सांस लेने के चक्र हुए महसूस करना शुरू कर दिया। वह नोट करता है कि उसकी रक्त वाहिकाओं का आंकड़े के चादू के साथ वह तेजी से शीर्ष तक पहुंच जाएगा। ली सेहा यह देखकर पूर्ण सदमे में चली उठ रही हैं और उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करती है। चूंकि उसका शरीर ठंडी ऊर्जा से भरा था, गर्मी का उभरना स्पष्ट और मजबूत हो जाता है। नामगुंग जून धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और ध्यान के पहले चक्र को समाप्त करता है। ली सेहा गर्व से तालियां शुरू करते हाल ही में घोषित शिष्य के अविश्वसनीय प्रदर्शन की प्रशंसा करती है। इसके तुरंत बाद वह एक चुनौतीपूर्ण निमंत्रण देती है उन आंदोलनों को कॉपी करने की कोशिश के लिए कहती है जो वह करेगी। अपनी सारी कुशलता के साथ मालकिन एकाग्र होती है और अपनी मुट्ठित ऊर्जा की चमकती चिंगारियां प्रकट करती है। युवा उस शक्ति के प्रदर्शन को देखता है, यह सोचते अपनी पूरी ताकत किसी को भी प्रकट नहीं करनी चाहिए। हालांकि पास अपनी खुद की उद्धारकर्ता और मालकिन से अपनी सच्ची क्षमता छिपाने का कोई कारण नहीं है। योद्धा पूर्ण सदमे में चली जाती है जब देखती है कि लड़का भी नकल करने में सक्षम था, यह सोचकर कि उसने उसके जैसे कौतुक को पाकर अपने जीवन का पूरा भाग्य खर्च किया होगा। जून पता चलता है कि आंदोलन के त्वरित कदम भी सीखना चाहता है। उसे उसका तत्काल समर्थन मिलता है। वह तब उत्साह से तलाश करने के लिए महान नीले आकाश के समाज की ओर एक साथ प्रस्थान करें। लड़का उन तकनीकों को खोजने की संभावना से उत्साहित ही उनसे पूरी तरह अलग है। वह जानता है कि अपनी पिछली जिंदगी कलाओं को धाता है तो भविष्य में वही दुखद भाग्य दोहराया जा सकता है। उस त्रासदी से बचने की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली नई तकनीक बनाने का फैसला करता है। इस मजबूत दृढ़ विश्वास के साथ दोनों सड़क पर अपने पहले कदम उठाते हैं, एक साथ एक नई और महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करते हैं। जैसे प्रसिद्ध नीले आकाश के समाज के रहस्यमयी इतिहास के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वह याद करता हठन उन संप्रदायों के संघ के रूप में पैदा हुआ था जो डरावने राक्षसी पंथ द्वारा तबाह कर दिए गए थे। इसे दुनिया के बचे हुए हिस्सों की रक्षा के लिए बहादुर योद्धाओं द्वारा बनाया गया था। जून उसे दाय के मुख्य गुण खतरे के सामने न्याय और अच्छे कार्य होने चाहिए। युवा सीधे तरीके से पूछता राक्षसी पंथ के खिलाफ पूर्ण बदला नहीं होनी चाहिए, लेकिन वह याद करता है कि पूर्व नेता द्वारा बचाए गए जीवन को नफरत में वापस नहीं फेंका जाना चाहिए। उनका दर्शन जरूरतमंदों तक पहुंचने, इन दूसरे अवसरों का उपयोग करने पर केंद्रित है। वे शुद्ध बदले की नफरत में खो जाने के बजाय करुणा के सच्चे रास्ते का पालन करना चुनते हैं। इस वजह से उनकी लाइब्रेरी विलुप्त कुलों की मूल्यवान तकनीकों को रखती है और समर्पित सदस्यों द्वारा दान की जाती है। ली सेहा अपने हथियार की मुठ को छूती है कि उसका अपना परिवार भी पंथ द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मालकिन का चेहरा रूप से उदास हो जाता है क्योंकि उसे अपने घर के अचानक नुकसान की याद आती है। वो बताती है कि उसकी वर्तमान तकनीक समुदाय में स्क्रॉल के साथ उसके कबीले की कलाओं का संयोजन है। युवा महिला गारंटी देती है और जून अनुमान लगाता है कि दक्षिणी आकाश के महल की कला वहां कैसे समाप्त हुई। वह उसके पुराने महल के गिरने के बाद से लगभग 200 साल बीत चुके हैं और समाज सुरक्षित है। उसके अपनी मालकिन के अतीत के इतने दर्दनाक और नाजुक विषय को छूने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वह जल्द ही शर्मिंदा होकर ऊपर ठेसी हो जाती है क्योंकि उसने अपने शिष्य ने कमजोरी दिखाया, रास्ते की गति तेज कर दी। वह यह अनुमान लगाने की कोशिश करती है कि क्या वह उस विशाल पहाड़ के प्रसिद्ध प्राकृतिक चमत्कारों को जानता है। वे दोनों घने कोहरे से गिरना जारी रखते हैं जैसे ही वे बड़े गुप्त ठिकाने के करीब आते हैं।
वह युवा से अपने कदमों का सटीक सावधानी से कहती है ताकि वह किसी खतरनाक जादुई जाल में न गिरे। जून अपने सामने आने वाले परिदृश्य को देखकर आश्चर्यचकित होकर आह भरता है। वह आश्चर्य उसकी पिछली जिंदगी के उसके पुराने घर के खंडहरों में स्थित है। कई गार्ड और योद्धा सम्मान के साथ झुकते हैं, स्वर्गीय तलवार के हॉल के वापसी का स्वागत करते हैं। वह समझाती है कि हर कोई बाहर पॉल की टोपी पहनता है, लेकिन वह इसे एक रहस्य रखती है ताकि वह इसे बाद में खोज सके। मुक्त जोर से और स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि वह आखिरकार अपने बाहरी मिशन से वापस आ गई है। यून क्यूंग का लंबे एक प्रभावशाली बुजुर्ग यह पूछते हुए दिखाई देता है कि क्या लड़का उसका मेहमान है। लीसेहा गर्व से जून को कंधे से खींचती है कि वो उसका नया और प्रतिभाशाली शिष्य है। स्याही के गुरु उसे आश्चर्य से देखते हैं और टिप्पणी करते हैं कि उसे इतनी जल्दी स्वीकार करने के लिए उसे बहुत पसंद करना चाहिए। वो बताता है कि उसकी मार्शल टेस्ट करेगा और पूछता है कि वे परीक्षा कब शुरू करना चाहते हैं। हर किसी के आश्चर्य के लिए जून जोर से कहता है कि वह अभी परीक्षा देने के लिए तैयार है, बुजुर्ग याद दिलाते हुए कि उसने बमुश्किल प्रशिक्षण शुरू किया है, लेकिन जून गारंटी देता है कि उसकी गड़गड़ाहट का यांग पर्याप्त है। यून क्यूंग लड़के के साहस को और यह देखने के लिए चुनौती स्वीकार करने का फैसला करता है कि यह आत्मविश्वास कहां तक जाता है। वह एक मजबूत आदमी को बुलाता है कि जून इस अनुभवी सेनानी के कम से कम एक प्रहार को रोकने की कोशिश करे। कांग योद्धा भारी कदमों के साथ आगे बढ़ता है, हमले को निष्पादित करने की तैयारी करता है। जून अपनी मालकिन को चिंतित देखता है, चेतावनी कि उसके पास प्रतिद्वंद्वी का बचाव करने के लिए कोई हथियार नहीं है। ओटो अपनी खुद की रहस्यमयी तलवार निकालती है और यह कहते हुए पेश करती है कि एक आम तलवार टूट जाएगी। युवा अपनी मालकिन के हाथों से मूल्यवान तलवार के सम्मान के साथ गहराई से झुककर धन्यवाद देता है। कांगमोंग युवा से लड़ाई में लापरवाह न होने और केवल उसके यहाँ बचने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है और ठंडक से चेतावनी देता है कि यदि वह प्रहार को रोकने की कोशिश करता है तो युवा मर सकता है और एक विनाशकारी ऊर्ध्वाधर हमला करता है, जबकि जून नीचे से सब कुछ देखता है। प्रभाव से एक सेकंड पहले को एक पलक झपकते ही बेहद तेज गति के साथ निकालता है। वह भारी हमले को मजबूती से रोकते हुए कि प्रतिद्वंद्वी की शारीरिक शक्ति अविश्वसनीय रूप से डराने वाली है। चरम चपलता के साथ युवा अपने बली के हमले को बिना उसे छुए किनारे से फिसलने देता है। जून प्रतिद्वंद्वी की पीठ के पीछे से बचने की अपनी गति का लाभ उठाता है। कांगमोंग यह देखकर सदमे और डर में है इतनी आसानी से पुनर्निर्देशित कर दिया गया था और एक तेज हवाई पलटवार तैयार करता है, यह दिखाने के लिए कि वह उन्नत तकनीकों का उपयोग करना भी जानता है। परीक्षक समय पर बचाव करने में कामयाब, लेकिन चकित होकर तो करता है कि जून ने बिल्कुल वही प्रहार इस्तेमाल किया जो उसने किया था। जून धीरे से जमीन पर फिसल जाता है, कुल लालित्य और संतुलन के साथ टकराव को समाप्त करता है। कांग पलटवार के मजबूत प्रभाव के कारण अपने हाथों को जोर से कांपते हुए महसूस करता है। आदमी यह देखकर प्रभावित उसके पतले और नाजुक शरीर के बावजूद एक विनाशकारी ताकत है। वह जबरदस्त दबाव निश्चित रूप से केवल शरीर की सामान्य मांसपेशियों के प्रयास से नहीं आया था। कांगमोंग उसे सम्मान के साथ देखता है कि युवा ने उस उपलब्धि को पूरा करने के लिए तलवार की शुद्ध ऊर्जा का उपयोग किया है। लीसेहा अपने शिष्य को सफलपूर्वक करते हुए देखकर खुशी के साथ तालियां बजाना शुरू करती है। योद्धा विचारशील रहता कि उसने यह सब कैसे किया। यदि उसने केवल खेती की एक विधि सीखी थी और फिसलने के निशान नोट करता, हैरान होकर महसूस करता है कि वास्तव में उसे जून द्वारा पीछे धकेल दिया गया था। परीक्षक यह देखकर सदमे में है कि उसे एक नौसिखिया द्वारा पछाड़ दिया गया है और निष्कर्ष निकाल का भविष्य अच्छी तरह से संरक्षित रहेगा, और यह पहचान कर खुशी से मुस्कुराता है कि जून में अविश्वसनीय प्राकृतिक प्रतिभा है। दोनों सेनानी यह देखकर हैरान रूप से परीक्षा के अंत के साथ जाने के लिए नीचे कदम रखा है। लीसेहा मजाक में सोचती है तो वह निश्चित रूप से जून को अपना शिष्य बनने के लिए चुराने की कोशिश करेगा। बुजुर्ग दोस्ताना तरीके से पास आता है और दृढ़ जवाब प्राप्त करता है कि वह नामगुंग जून है। वह लड़के के कंधे पर हाथ रखता है, समाज के क्लाउड लेवल के सबसे नए सदस्य के रूप में घोषित करता है। उसकी उत्साहित होकर कामना करती है कि वह जल्द ही 4 बादलों के स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत जल्दी विकसित होने में कामयाब हो। कांगमोंग मुस्कुराते हुए करीब आता है, पेटेंट की पदानुक्रम कैसे काम करती है यह समझाना शुरू करता है और संप्रदाय का आधिकारिक पिन पेश करता है, इस संकेत के रूप में कि उसने उस लड़ाई से एक मूल्यवान सबक सीखा है। जून परीक्षक के सम्मानित रुख की प्रशंसा, जिसको निष्पक्ष रूप से और बिना किसी नफरत के स्वीकार किया। युवा अपने हथियार को वापस रखता है, सम्मानपूर्वक झुककर पिन के लिए धन्यवाद देता है। इसके बाद मालकिन उत्साहित होकर पूछती है कि क्या कौतुक को पौराणिक हथियार कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति है। सकारात्मक प्रतिक्रिया जून की बांह पकड़ती है और उस स्थान की ओर खींचती है। बुजुर्ग दोनों को दूर जाते हुए देखता है और सोचता है कि उसकी दुनिया के शीर्ष तक पहुंच जाएगा। वह कांगमोंग से टिप्पणी करता है कि जब वह मार्गदर्शन करने का ध्यान रखती है तो हमें ठीक होने के लिए आवश्यक समर्थन देना चाहिए। पराजय अपना हाथ देख रहा है, नामगुंग जून का नाम दोहरा रहा है। वह अभी भी अपनी उंगलियों के माध्यम से बिजली को महसूस करता है कि जून गिद्ध ने एक प्रहार में इतनी ताकत का उपयोग कैसे किया। बुजुर्ग उसे किनारे की सलाह देता है, जिससे परीक्षक भ्रमित हो जाता है, कारण नहीं समझ पाता। ध्यान से देखने पर तलवार की मूठ में एक बड़ी दरार देखता है और क्षति से डर जाता है। जब वे विशाल मंडप में पहुंचते हैं कि जगह का नाम आत्म प्रतिबिंब और ज्ञान का कमरा है, जून अलमारियों के विशाल पैमाने को देखकर चकित रह जाता है। यह महसूस करते हुए उससे कहीं ज्यादा है जो उसने जीवन में देखा है।
वह प्रभावित होकर निष्कर्ष निकालता है कि उसके शाही में लाइब्रेरी भी इसके सामने छोटी लगेगी। मालकिन बताती है कि अन्य संप्रदायों के बीच जो सब छिपाते हैं वहाँ हर किसी के असेंबली तक मुफ्त पहुंच है। वह समझाती है कि यह नियम मौजूसी पंथ के खिलाफ मासूमों की रक्षा करने के लिए मजबूत हो सके। जून रहस्य को समझता है और लंग कोई ताला नहीं है, उसका बादलों का स्तर उसे सीमित करता है कि वह क्या पढ़ सकता है। वह समझता नियमावन के लिए सेवा देता है कि क्या उसके पास नियमावली पढ़ने की योग्यता है। वह उसे एक उपनिक चुनने में मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन युवा इस मुद्दे को खुद हल करना पसंद करता है। वह स्क्रॉल के माध्यम से खोजना और अपनी खुद की युद्ध शैली चुनना चाहता है, लेकिन अंत में चुनी गई किताब को दिखाने के लिए कहती है ताकि वह मूल्यांकन कर सके। लाल सूर्यास्त मंदिर के क्षितिज को कवर करता है क्योंकि अध्ययन के महान मंडप में शांति स्थापित होती है। युवा संगठन के लिए इनकी सतर्क और उत्सुक नजर के नीचे अलमारियों को खोजता है। परिचर चिंतित होकर दूर से देखता है। अपने लड़के के खो जाने पर सलाह देने के लिए कहा था। से उसे अत्यंत तत्काल मामलों को हल करने के लिए तुरंत बाहर जाने की आवश्यकता है। लाइब्रेरियन ने नौसिखिया को मदद करने के लिए कहा था यदि वह बड़े कमरे में खो गया, लेकिन अचानक वह अजीब आवाज सुनता है कि जून एक के बाद एक कई किताबें फर्श पर फेंक रहा है। लड़का सदमे में है और अविश्वास के सास्तों में किताबों के उस ढेर को पढ़ने में कामयाब हो रहा है। योंगा यह देख किताबों का हवा में फेंक रहा है और महसूस करता है कि वह केवल भ्रम पैदा कर रहा है। केवल एक बादल वाले नौसिखिया को डांटने के बारे में नौसिखे का ध्यान आकर्षित करने के लिए धीरे धीरे पास आता है। बिना महत्व दिए जून अपना हाथ बढ़ाता है और समर्था धारण लकड़ी की तलवार निकालता है। जब लड़का अचानक गंभीरता के साथ प्रशिक्षण तलवार को संभालना शुरू करता है, जून हथियार के साथ अविश्वसनीय रूप से तेज और श्रृंखला निष्पादित करता है, दूसरे को चकित छोड़ देता है। योंगा इस पर विश्वास नहीं कर सकता जो उसकी अपनी आंखें देख रही हैं और महसूस करता है कि यह बस अद्वितीय है। वह नोटकर्स पर फेंकी गई नियमावली गति और तलवार के प्रहार की बेहद जटिल तकनीकें थीं। युवा महसूस करता है कि जून ने हमलों की नियमों में ध्यान केंद्रित किया और अब उस पर ऊर्जा केंद्रित कर रहा है। लड़के के एक मजबूत लहर मंडप में विनाशकारी रूप से फैलती है। लाइब्रेरियन की मेज हिंसक रूप से कांपती है, ब्रश और स्क्रॉल को गिरा देती है। योंगाई पूरी तरह से भयभीत होकर निकल जाता है और सोचता है कि उस प्रहार की वसनीय गति अद्भुत थी। वह प्रभावित होकर निष्कर्ष निकाल दौरान एक मजबूत बिजली की चमक की तरह थी। अचानक एक रहस्यमयी और बहुत भारी आवाज पूछती है कि वह कौन है। युवा का ध्यान आकर्षित करती है जो डर कर मुड़ता है। जून कांपते हुए लाइब्रेरियन बालों वाले एक विशाल आंकड़े और डरावनी आभा का सामना करता है। भयानक योद्धा लड़के को डरावनी तरीके से देखता है और मांग करता है वो उस अद्भुत तकनीक के बारे में जाने। अपनी बाहें पार करके और अजीब तलवार रूपों के बारे में सीधे सवाल करता है जिन्हें युवा ने प्रदर्शित किया। जून को एक भयानक ठंडक महसूस होती है जब उसे राक्षसी ऊर्जा की एक विशाल और खतरनाक मात्रा को बाहर निकालता है। वह नाराज है यह सोचकर कि एक राक्षस के समाज के दिल में घुसपैठ करने में कैसे कामयाब रहा। लाइब्रेरियन अपनी मेज पर दुबका हुआ है, डर से मर रहा है, कुछ मीटर की दूरी पर अपनी रक्षात्मक मुद्रा बनाए रखता है। युवा शांत रहने की कोशिश कर सके कि ऐसा खतरनाक दुश्मन वहां स्वतंत्र रूप से कैसे घूम रहा है। योंगाई तलवार के दानव वरिष्ठ को यह करने की कोशिश करता है कि लड़का अभी अभी आया एक नौसिखिया है। विशाल आदमी परिचर को रास्ते से हटका देता है जबकि जून उसके चार काले बादलों के पिन को नोटिस करता है। लाल योद्धा बड़े मंडप की किसी भी शेल्फ पर तलवार की वह शैली कभी नहीं देखी। यह महसूस करते हुए कि आदमी शत्रुतापूर्ण नहीं लगता है कि वह इस नई तकनीक को बनाने की प्रक्रिया में है। तलवार का दानव चुपचाप छोड़ी गई, यह नोट करते हुए कि लड़का किसी भी चीज में झूठ नहीं बोल रहा है। वह एक डरावनी मुस्कान खोलता है, एक अच्छा इनाम देने का वादा करता है यदि युवा उसे संतुष्ट करने का प्रबंधन करता है। परचर फिर से हताश हो जाता है। एक नौसिखिया है जिसने अभी अभी ऊर्जा की मूल बातें सीखी हैं, जबकि योंगाई हताश होकर प्रार्थना करता है कि मालकिन लड़के को बचाने के लिए जल्द ही वापस आए। जून साहसपूर्वक चुनौती से इनाम के रूप में एक कीमती अमृत की सीधे मांग करता है। आदमी उस सीधे दृष्टिकोण का आनंद लेता है कि वह उन युवाओं को पसंद करता है जो दृढ़ हैं और सीधे बात करते हैं। वह जून को सब कुछ के साथ हमला करने का आदेश देता है। यह गारंटी देता है कि मर्द और निष्पक्ष रखने के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करेगा, कि वरिष्ठ अपनी पूरी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि यह आवश्यक है। तलवार का दानव एक राक्षसी हंसी छोड़ता है, उसे इस तरह चुनौती देने के लिए पूरी तरह पागल है। बिना समय गंवाए जून तेज और घातक प्रहार करता है जो प्रतिद्वंद्वी की दिशा में हवा को काटता है। विशालकाय समय पर हमले को रोकने में कामान हो जाता है कि लड़के का प्रहार बहुत भारी था। वह एक युद्ध चिल्ला छोड़ता है, जून के पूरी विशाल शारीरिक ताकत के साथ वापस धकेलता है। चपलता के साथ युवा शीत रूप से उतरने से पहले हवा में करतब करने के प्रभाव का उपयोग करता है। वह एक आक्रामक और दृढ़ युद्ध मुद्रा में तैयार होता है। राक्षस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपनी चपलता का उपयोग करने पर केंद्रित होता है। जून एक नया प्रक्षेपवक से काटता है ताकि प्रतिद्वंद्वी को ऊपर से आश्चर्यचकित कर सके। वह एक ही 12 तलवारों की शैली के साथ हवा की शैली को पूरी तरह से जोड़ता है। लड़का एक असाधारण उपलब्धि को निष्पादित करता है। 3 एक साथ हमलों में एक एकल तेज प्रहार को गुणा करता है। तलवार का दानव उस ट्रिपल हमले की जटिलता को देख पूर्ण सदमे में अपनी आंखें खोलता है। वह तीनों प्रहारों को एक बार में रोकने में कामयाब होता है, लेकिन महसूस करता है कि युवा ने उसकी उसी तकनीक का उपयोग किया है। लाल योद्धा आकर्षित होकर मुस्कुराता है, यह नोट करते हुए कि जून प्रहार पर एक शानदार भिन्नता लागू करने में सक्षम था। जून महसूस करता है कि हथियार बहुत अच्छा है और वह आखिरकार अपनी पिछली जिंदगी की अविश्वसनीय वृत्ति को पुनः प्राप्त कर रहा है।
हालांकि वह जानता है कि उसका टू अधिक नहीं झेलेगा और उसे उस लड़ाई को जल्दी जीतना होगा। जून तलवार के दानव की जबरदस्त सुरखते हुए तेजी से और सटीक हमला करता है। वह लड़ाई में बहुत फायदेमंद स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने कदमों के आयाम को थोड़ा समायोजित करता है। लड़का अपनी ऊर्जा को चैनल करता है, शाश्वत गड़गड़ रूप को निष्पादित करने की तैयारी करता है। जून के तेज प्रहार ते निशान पैदा करते हैं जो पूरे मंडप को पार करते हैं। वरिष्ठ विशाल कठिनाई के साथ पकड़ता है जबकि युवा बिजली पूरी युद्ध कक्ष को रोशन करती है। प्रतिद्वंद्वी एक पागल हंसी छोड़ता है कि वह लड़ाई उसके जीवन की सबसे मजेदार है। जून लड़ाई पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करता है, अपनी तकनीक के निर्णायक प्रहार को निष्पादित करने के लिए अपने हथियार को तैयार करता है, जैसे वह उस सटीक प्रक्षेपवक्र की कल्पना करता है जिसे उसके ब्लेड को लेना चाहिए। वह उस पूर्ण रास्ते भविष्यवाणी करने में कामयाब होता है जिसे उसे अपने अगले और शक्तिशाली रूप को लागू करने के लिए यात्रा करनी चाहिए। अपनी लकड़ी की के वाफिक बिजली के रूप में सोचते हुए वह एक सीधा और घातक अग्रिम करने की तैयारी करता है। युवा खुद को एक सही विधि में बदलने के लिए एकाग्र होता है जो किसी भी बाधा को भेदने में सक्षम है। वह अपनी प्रशिक्षण तलवार की नोक पर अपनी सारी आध्यात्मिक कद केंद्रित करता है, ऊर्जा को तीव्रता की चमकाता है। युवा कौतुक प्रतिद्वंद्वित शक्ति को डिस्चार्ज करने का सबसे कुशल तरीका ढूंढता है। जून विनाशकारी 13वां रूप निष्पादित करता है, एक नदीचा मंडप की हवा को काटता है। बिजली का एक चमकदार मुख्य हॉल के बीच में तलवार के दानव को निगल जाता है। हालांकि जून का हाथ मजबूत प्रभाव के कारण है जिसे उसका कमजोर शरीर सहन करने में सक्षम नहीं था। विशालकाय बचाव करता है कि उसने इतनी आध्यात्मिक शक्ति के सामने अपने जीवन को खतरे में महसूस किया। वह यह देखकर हाई होने के लिए अपनी खेती की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों सेनानी पत्थर के फर्श पर पीछे हटते हैं जैसे ही बड़े टकराव का धुआं छंटने लगता है। लाल बालों वाला भयानक योद्धा युवा को देखता है और उसके पास उसके मूल्य को जानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह प्रभावित होकर निष्कर्ष निकालता है कि लड़के का जन्म की काता के लिए एक एपितुकी और दिव्य प्राकृतिक प्रतिभा के साथ हुआ था। जून की वह अभ्यास में अपने नए बनाए गए युद्ध रूपों का उपयोग करने के परिणामों का मूल्यांकन करता है। वरिष्ठ उच्च स्तर की तकनीक के योग्य शैली के चाहे और पूछता है कि क्या वे 13 रूप हैं। योंग लाल रंग का विशालकाय पूछता है कि इस अद्भुत तकनीक का आधिकारिक नाम क्या है। युवा एक अविश्वसनीय तकनीक के नाम की उत्पत्ति को धीरे धीरे प्रकट करना शुरू करता है। वह दृढ़ता से घोषणा करी का नाम स्वर्गीय फ्लैश की 13 बिजलियां हैं। परिचर यह जानकर पीछे गिरने वाला है कि नौसिखिया ने कम से एक शानदार तकनीक बनाई है। लाल रंग का पलोकिया चुपचाप देखता है, बहुत रुचि के साथ उसके रूप का विश्लेषण करता है। आदमी एक कोने में मुस्कुराता है कि वह उसे पसंद करता है और उसे स्याही के पहिए के प्रसिद्ध हॉल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। जून भ्रमित है और डरावने योद्धा द्वारा किए उस अप्रत्याशित निमंत्रण के पित्त को समझने की कोशिश करता है। अचानक एक दृढ़ और नाराज आवाज जगह में गूंजती है, मांग करते हुए कि उस क्षण वहां क्या हो रहा है। ली से यहाँ प्रभावशाली ढंग से के पहिए का हॉल अब दूसरों के शिष्यों को चुराने की जगह बन गया है। विशालकार के साथ जवाब देता है कि उसे लड़का पसंद आया और उसे आमंत्रित करने में कोई समस्या नहीं दिखती, और लेकिन जून के सामने खुद को रखती है कि तलवार का दानव अपने हाथ उसके कीमती शिष्य से हटा ले। हॉल का वातावरण हवा में टकरा के साथ अत्यंत भारी और खतरनाक हो जाता है। लाल रंग का आदमी अपने हथियार की मूठ खींचता है और पूछता है कि क्या वो वास्तव में लड़ाई की तलाश में है। यह संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। जून शांति से दोनों को तुरंत रुकने के लिए कहकर हस्तक्षेप करता है। लड़का अपना अंतिम निर्णय लेता है और घोषणा करता है कि वी के प्रसिद्ध भोल को जानने के लिए निमंत्रण स्वीकार करता है। जून सभी को हैरान करते हुए कहता है कि सही समय आने पर वह या इंकविल हॉल जाएगा। वह बताता है कि उसका इरादा हॉल के मास्टर के साथ समय समय पर प्रशिक्षण साथी बनने का है। लाल बालों वाला विशालकाय पर विश्वास नहीं कर पाता, जबकि सेहा उसे हैरान होकर देखती है। इसके बाद खूंखार पूरी स्थिति का बढ़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है कि जून बहुत ही दिलचस्प चीज लेकर आया है और उसे ज्यादा इंतजार न करवाने के लिए कहता है। लाल कपड़ों वाला योद्धा लकड़ी का एक छोटा सा काला डिब्बा फेंकता है। विशालकाय व्यक्ति एक दुष्ट मुस्कान के साथ विदा लेता है और लाइब्रेरियन डर जाता है, बिना बस तेज गति से गायब हो जाता है और तीनों को पीछे छोड़ देता है। सेहा अत्यंत क्रोधित होकर अपनी बाहें बांध लेती है और जोर जोर से शिकायत करती है। वह पूछती है कि वह डिब्बा क्या है, कि यह वही अमृत है जिसका वादा किया गया था। वह समझाती है कि सारस की उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अभी ऊर्जा जमा करना शुरू कर रहे हैं। जून हॉल के निमंत्रण के बारे में पूछता है क्योंकि उन्हें सीधे स्वर्गीय सोड हॉल जाना चाहिए था। मास्टर बताती हैं एक परीक्षण अवधि से गुजरना पड़ता है और उन्हें आपस में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, या बिना प्रतियोगिता जीते सीधे अपने हॉल में नहीं रख सकती। युवक मजबूती से डिब्बा बंद करता है और वादा करता है कि वह उनके हॉल में प्रवेश करने के लिए परीक्षा जीत लेगा, और एक रहस्यमयी चंद्रमा की रोशनी समाज के पूरे विशाल क्षेत्र को ढंक लेती है। अपनी खेती शुरू करने के लिए ऊर्जा की गोली निगलने का फैसला करता है। अचानक उसे तेज दर्द महसूस होता है और वह प्रभाव से कराहते हुए बिस्तर पर गिर जाता है। युवक को निराशा के साथ तुरंत बाद उसे गंभीर दौरे पड़ रहे हैं। वह जल्दी से अपनी आंतरिक ऊर्जा करने के लिए पद्मासन लोटस पोज में बैठ जाता है। वह भयानक दर्द को कम करने के लिए अपनी यांग की प्रज्वलित ऊर्जा का उपयोग करता है। इसके साथ ही स्वर्गीय गड़गड़ाहट की सच्चियांग कला में सुधार होता है और वह पहले बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है। दर्दनाक प्रक्रिया के बाद पूरी तरह थककर वह अपने कमजोर शरीर को आराम देने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है। यह जानते हुए कि वह जल्दबाजी नहीं कर सकता, वह अगले दिन अपने बुनियादी शारीरिक बल को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है।
सुबह की पहली किरण क्षितिज पर जो यहाँ सभी एक कड़ी मेहनत का एक नया दिन लेकर आती है। संप्रदाय के युवा योद्धा लकड़ी के लट्ठों के अपना गहन प्रशिक्षण शुरू करते हैं। लंबे सफेद बालों वाला ये प्रतिभाशाली रंगरूटों की बड़ी संख्या की प्रशंसा करता है। इतने सारे आशाजनक युवाओं को कड़ी मेहनत करते देख संतुष्ट है। अचानक युवक साथी किसी अलग व्यक्ति की उपस्थिति को नोट करता है और पूछता है कि वो लड़का कौन है। बुजुर्ग युवती का परिचय कराते हुए कहता है कि उसमें भविष्य में हॉल मास्टर बनने की प्रतिभा है। युवक टिककुशल होने के बावजूद वह दूसरे महान प्रतिभाशाली की तुलना में कमजोर लगती है। मार्गदर्शक दूर एक और रंगरूट को देखता है और महसूस करता है कि वो केवल शारीरिक मजबूती का प्रशिक्षण कर रहा है। युवक संदेह के साथ सोचता है कि क्या इस तरह से प्रशिक्षण लेकर परीक्षा जीत पाएगा। वह जोड़ता है कि उसे पहली बुरी बातें सीख लेनी चाहिए थी क्योंकि प्रशिक्षण का समय कम है। बुद्धिमान बुजुर्ग कि उन्हें सच्चाई तभी पता चलेगी जब दोनों आमने सामने होंगे। वह निर्णय लेता है कि प्लेसमेंट परीक्षा रंगरूटों के बीच एक बड़े युद्ध के माध्यम से की जाएगी और पूरा मुकाबला अखाड़ा बड़े आयोजन के लिए तैयार हो जाता है। योद्धाओं से भरा मूल्यांकन करने के लिए युगल के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मास्टर्स और हॉल लीडर मुकाबला देखने के लिए सम्मान मंच पर अपनी जगह लेते हैं। अधिकारी से शांति बनाए रखने के लिए कहता है और पहले मार्शल युगल की शुरुआत की घोषणा करता है। एक धातु का आवाज प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत का संकेत देती है। जज स्क्रॉल पढ़ता है और नामगुंग जून नामगुन को आगे आने के लिए बुलाता है। लड़की चेतावा होने के कारण उसे रियायत नहीं देगी और लड़के को अपनी तलवार बाहर निकालने को कहती है। जून लापरवाही से अपना सिर झुकाता है कि उसे ऐसी किसी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लड़की अपने युवा प्रतिद्वंदी विश्वासी और शांत रवैये से बहुत चिढ़ जाती है। उसे अपनी ब्लेड म्यान से बाहर निकालती है और लड़के पर तेज हमला करती है। बहुत ठंडक और सटीकता के साथ युवक अपनी प्रक्षेपवक्र पर अपनी सतर्क नजर रखता है। धातु मुकाबला अखाड़े में गूंजती है क्योंकि दोनों तलवारें हिंसक रूप से टकराती हैं। युवती की आंखें पूरी तरह से हास होता है कि वहां क्या हुआ है। वह यह देखकर स्तब्ध रह जाती है कि उसने अपनी तलवार को म्यान से निकाले बिना ही उसके सटीक प्रहार को रोक दिया कि नामगुंग जून मुकाबले का महान विजेता है। दरसोहे को इतनी आसानी से हरा दिया गया और हर कोई सोच रहा है कि वह लड़का कौन है। लाल कपड़ों वाला मास्टर देखता है और सेहा एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ सहमत है। पराजित युवती पूरी तरह से सदमे में है कि वह इतनी अपमानजनक तरीके से हार गई। युवक अपने प्रतिद्वंद्वी से हराने के बाद शांति से वापस चलता है। बिना समय गंवाए अगले मुखाड़े में गूंज है जो नए प्रतियोगियों को बुलाती है। जब वे चांदी के बालों वाले युवक को अपनी लड़ाई के लिए आंगन के करीब आते देखते हैं, दर्शक टिप्पणी करते शंशे के महान उभरते सितारे के रूप में जाना जाता है। प्रतिभाशाली में प्रवेश करता है जिससे वहां मौजूद सभी का ध्यान आकर्षित होता है। मार्शल युगल आधिकारिक तौर पर शुरू होता है और प्रति तलवार लेकर तेजी से आगे बढ़ता है। प्रतिद्वंद्वी इस बात से नाराज है कि बेकरी चोंग ने अपनी ब्लेडमैन से निकालने की जहमत भी नहीं उठाई। हथियार के म्यान में होने के ने अत्यधिक आसानी और पूर्ण सटीकता के साथ हमले को रोक दिया। वो एक अविश्वसनीय कलाबाजी करता है जिससे प्रतिद्वंद्वी हैरान रह जाता है। प्रतिद्वंद्वी की सांसें फूल जाती हैं जब उसे अपमान की महसूस होती है। बेकरी चोंग अपनी ठंडी और केंद्रित दृष्टि बनाए रख जो मुकाबले में अपनी पूर्ण श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है। इस बीच वह अपनी आंखों को किसी को ढूंढ रहा हो। केवल एक साधारण प्रहार से मिलिद को देखकर दर्शक पागल हो जाते हैं। जज सभी की तालियों के बीच बेकरी चोंग को महान विजेता घोषित करता है। जून प्रतिभाशाली व्यक्ति की अपनी ओर नजर देखता है कि क्या वह वास्तव में उसे देख रहा था, यह जानते हुए कि उसका अंतिम जीत हासिल करने का कोई इरादा नहीं है। टूर्नामेंट पैनल पर बेकरी के वर्गीकरण की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एक अप्रत्याशित नाम सामने आता है। प्रभारी व्यक्ति तालिका को अपडेट करता है और दिन के महान गुंग जून का नाम लिखता है क्योंकि उन्होंने उस टूर्नामेंट से पहले उस लड़के के बारे में कभी नहीं सुना था। हॉल मास्टर्स को यह बहुत अजीब लगता है कि इतना शक्तिशाली योद्धा सामने आया है। दूर से सब कुछ से रोकने के लिए खुद को नियंत्रित करना पड़ता है ताकि वह लड़के के रहस्य को उजागर न कर दे। यह सोचते हुए कि यह स्पष्ट है कि वह मजबूत है क्योंकि उसके पास एक महान मास्टर है। टूर्नामेंट के फाइनल बड़े दिन आखिरकार आ जाता है और दोनों प्रतिभाशाली अखाड़े के केंद्र में एक दूसरे का सामना करते हैं। बेकरी चोंग अपने प्रतिद्वंद्वी को गंभीरता से देखता है, नामगुंग के पीछे के रहस्य को समझने की कोशिश करता है। वह देखता है कि एक स्पष्ट रूप से कमजोर शरीर होने के प्रतिद्वंद्वी एक विशाल क्षमता छिपाए हुए हैं। पिछली लड़ाइयों में जून ने शक्ति दिखाई थी, डरावनी और अविश्वसनीय थी। लड़ते समय लड़का जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और एक सच्चे मास्टर के योग्य है। हालांकि चांदी के बालों आता है कि वह आज हारने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसे अपने कबीले का बलिदान याद आता है कि वह अपना बदला लेने के लिए लड़ाई जीतेगा। एक विशाल योद्धा दोनों फाइनलिस्ट के पास आता है और पूछ कि क्या वे शुरू करने के लिए तैयार हैं। बड़ा डैन जंग से मशरूफ में अपना परिचय देता है और चेतावनी देता है कि वह फाइनल का आधिकारिक रेफरी होगा। जून गंभीरता से स्थिति संभालता है, अपने सामने वाले प्रतिद्वंद्वी पर केंद्रित करता है। जज एक योग्य मुकाबले की कामना करता है और कहता है कि दोनों किसी पछताके के यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मार्शल टूर्नामेंट का फाइनल सभी की सतर्क नजरों के नीचे शुरू होता है। बेकरी चोंग अपनी तलवार पर हाथ रखता है, सब याद करते हुए कि जून की विशेषज्ञता भारी तलवार है। वह बेआक्रमण शुरू करने के लिए अपने शरीर को तैयार करते हुए आगे एक दृढ़ कदम उठाता है।
चांदी का युवक प्रतिद्वंद करने का कोई मौका न देने का फैसला करता है। पूरी ताकत के साथ मुकाबला शुरू करते हुए वह प्रतिद्वंदी पर विनाशकारी हमला करता है। बहुत शांति सर्जिकल सटीकता के साथ नायक केवल दुश्मन के ब्लेड के प्रक्षेपवक्र को देखता है, अपने शरीर को बेहतर तरल तरीके से पीछे की ओर झुकाता है। शांक्सी का प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी आंखें फैलाता है, समर्थ जिसके साथ प्रतिद्वंद्वी ने बचाव किया। जल्दी से जून अपनी मुद्रा को समायोजित करता है, झपकते ही अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को बदलता है। वह अपनी गति से आश्चर्यचकित करते हुए तेज बिजली की तकनीक को सक्रिय करता है। बेकरी चेओंग हैरान होकर महसूस करता है, बल्कि एक तेज तर्रार ब्लेड है। अखाड़े में एक शक्तिशाली विड़गड़ाहट गूंजती है जब दोनों तलवारें हिंसक रूप से टकराती हैं। चांदी का युवक कठिनाई के साथ प्रभाव को थामता है, सो शरीर में इतनी ताकत कैसे है। बेकरी भयानक प्रभाव से खुद को बचाने की कोशिश करता है, जबकि अपनी तलवार चिंताजनक रूप से टूटने लगती है। पूरी पूर्ण आश्चर्य के भाव के साथ मुकाबले का अंतिम क्षण देखती है। यह महसूस कर के हथियार को अतिभाशाली प्रतिद्वंद्वी से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने का फैसला करता है। वह पूछता है कि क्या जून अतीत में इतनी तेज हथियार के बजाय भारी तलवार का उपयोग नहीं करता था। नायक शांति से मुस्कुराता है और जवाब देता है, हर किसी को गुप्त रूप से एक तुरूप का इक्का रखने की आवश्यकता होती है। तथ्य से प्रभावित होकर कि जून इतनी तेज और परिष्कृत तकनीक छिपा रहा है, यह जानते हुए कि उसके पास जारी रखने की स्थिति भाशाली अपनी आधिकारिक हार स्वीकार करने का फैसला करता है। जून आभार के रूप में सम्मानजनक झुकता है और कहतों में एक उत्कृष्ट मार्शल युगल था। पूरा अखाड़ा वाओं के बीच शानदार विवाद का अंत का जश्न मनाता है। मास्टर्स यह देखकर अपने सभी मुकाबलों को केवल एक प्रहार के साथ समाप्त करने में कामयाब रहा। सेहा चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ सब कुछ देखती है जो उसके शिष्य द्वारा प्रदर्शित क्षमता से अवगत है। आधिकारिक भीडेफ के सामने घोषणा करता है कि नामगुम जून टूर्नामेंट का महान चैंपियन है। युवक वांछित की हल्की मुस्कान प्रदर्शित करते हुए अपने सिर के साथ सहमत होता है। 156 डिब्बे के अंदर 300 साल दिए जड़ा है जो ऊर्जा की भारी मात्रा प्रदान करने में सक्षम है। जून बिना किसी अतिरंजित भावना के धन्यवाद देता है, ऐसी ठंडक से हैरान कर देता है। मास्टर उसे अपने हॉल में शामिल हो जाने की कोशिश समझाते हुए कि वे पूरे संप्रदाय के शीर्ष 3 में हैं। गहरे और नेता बातचीत में प्रवेश करता है और गारंटी देता है कि उसका हॉल जून के लिए शुरुआती बिंदु होगा। लड़के का अंतिम लक्ष्य अपनी योजनाओं के लिए ब्लू स्काई सोसाइटी के शीर्ष तक पहुंचना है। वह जानता है कि यदि उसे इसी संप्रदाय का सामना करना है तो उसे संगठन के सबसे उच्च पद तक पहुंचने की आवश्यकता है। इस पर युवक बस उन पुरुषों के जोड़ने का कारण समझे बिना भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ सुनता है। लाल कपड़ों वाला मास्टर अचानक सामने से आता है, यह दावा करते हुए अपने मार्शल हॉल में शामिल होने के लिए स्वीकार कर लिया है। एक और शक्तिशाली योद्धा इतने होनहार रंगरूट को उभरते देखकर उत्साह के साथ अपना खून उबलता हुआ महसूस करता है। वह गर्व के साथ अपनी छाती पर थपथ पाता है और यदि वह शामिल होने का चयन करता है तो उसे पूरा समर्थन देने का वादा करता है। नेता कॉमिक तरीके से बहस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे अपमानजनक तरीके से ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे एक दूसरे पर चिल्लाना जारी रखते हैं, उन कारणों की ओर इशारा के चैंपियन को प्रशिक्षित करने के हकदार क्यों हैं। लड़का सभी उदार पर धन्यवाद देता है लेकिन चेतावनी देता है कि उसने अपना अंतिम निर्णय ले लिया है। नेता औपचारिक रूप से घोषणा करता है कि उसने स्वर्गीय तलवारलोल में शामिल होने का फैसला किया है। मास्टर सेहा पर उनकी के पीछे धोखा देने का आरोप लगाते हैं लेकिन वह यह कहकर पलटवार करती है कि जून पहले से ही उसका शिष्य था। नेता निराश होकर शिकायत करते हैं कि युवक जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है वह वास्तव में उसकी कला के साथ मेल खाती है। एक बहुत साथ युवक एक आधिकारिक झुकाव करता है, नए घर में प्रवेश करने की अनुमति मांगता है। सेहा अपने प्रतिद्वंद्वियों के सामने विचारिक तौर पर लड़के के अपने हॉल में प्रवेश को स्वीकार करती है। समय बीतताकार एक रहस्यमयी पहाड़ के शीर्ष पर स्थित स्वर्गीय तलवार हॉल पहुंच जाता है। हालांकि जगह पर कदम रखते हैं कि मुख्य प्रांगण में कुछ अजीब होने वाला है। अचानक तलवारों शिष्य लड़के को घेर लेते हैं जिससे आगे बढ़ना जारी नहीं रख पाता। समूह के नेतृत्व में दिग्गज टिप्पणी की उसने नवागंतुक की अविश्वसनीय तलगति के बारे में काफी सुना है। वह अपनी खुद की ब्लेड म्यान से सांभार न्यान करता है, यह देखना चाहता है कि क्या नवागंतुक वास्तव में इतना अच्छा है। दिग्गज दोहराता है कि उसने लड़के की बहुत प्रशंसा सुनी है और वह व्यक्तिगत रूप से इसे साबित करना चाहता है। एक अभिमानी दृष्टि के साथ वह चैंपियन को चुना चाहता है कि क्या वह एक सच्चा योद्धा है या केवल एक कमजोर। जून अपनी अटूट कोने की मुस्कान बनाए रखता है और जवाब देता है को अपने हथियार के माध्यम से बोलना चाहिए। बिना अपने ब्लेड के हैंडल पर अपना हाथ ले जाता है, उन योद्धाओं की चुनौती को स्वीकार करता है। बहुत अपनी चमकदार तलवार बाहर निकालता है और प्रतिद्वंद्वी को परीक्षण शुरू करने के लिए एक कदम आगे आने का आदेश देता है। नायक अपनी आत्मविश्वासी नजर प्रतिद्वंद्वी पर टिकाता है, यह दर्शा उस प्रांगण में उनमें से किसी से नहीं डरता। नीले वस्त्रों वाला दिग्गज नवागंतुक को उसके गिराने के दृढ़ संकल्प के साथ उग्रता से आगे बढ़ता है। वह लड़के के शरीर की ओर हवा को काटते हुए एक बेहद तेज प्रहार करता है। जून अपने पैरों को अतपलता के साथ घुमाता है, एक फुटवर्क प्रदर्शित करता है जो बस त्रुटिहीन है। पलक झपकते ही वह कई छायों को पीछे छोड़ते हुए कई बचाव की एक महान तकनीक का प्रदर्शन करता है। दिग्गज पूर्ण निराशा में प्रवेशता के साथ अनंत चरणों का उपयोग किया जाता है।
वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता कारण नवागंतुक ने इतनी उन्नत आंदोलन तकनीक में महारत हासिल की है। इस बीच सेहा छत से सब कुछ देखती है। ये जानते परीक्षा रंगरूटों पर दबाव डालने का काम करती है। सेहा यह देखकर दबाव से पहले हिचकिचाया नहीं और उम्मीद के मुताबिक तुरंत अपना हथियार बाहर निकाल लिया। शिष्य यह देखा कर हैरान रागंतुक गति प्रतिद्वंद्वी की तुलना में पीछे नहीं है। उन्हें एहसास होता है कि लड़के केवल दुश्मन की लय का पालन कर रहा है बल्कि लड़ाई का नियंत्रण भी ले रहा है। प्रतिद्वंद्वी एक भारी दबाव महसूस करता है और उसकी गति को पूरी तरह से पार कर लेता है। वह किसी को इतनी कमजोर शारीजा के साथ इतने शक्तिशाली प्रहार करते देखकर नाराज है। उस क्षण वह आखिरकार समझाता है कि उसके हॉल मास्टर ने उस युवक को अपना शिष्य के रूप में क्यों चुना है। दिग्गज नवागंतुक की सीमा के साथ चेहरे पर एक जंगली मुस्कान तैयार करता है। वह जानने के दृढ़ संकल्प के साथ अपनी ब्लेड के हैंडल को और भी बड़ी मजबूती से पकड़ता है। हालांकि मास्टर से यह लड़ाई में हस्तक्षेप करती है और दोनों को तुरंत युगल रोकने का आदेश देती है। प्रतिद्वंद्वी अपना हथियार रख लेता है कि क्या वह एक सच्चे शिक्षक की तरह अपने शिष्य के बारे में चिंतित है। फिर वैरीपूर्ण सुझाव देता है कि अगले अवसर पर दोनों भारी तलवारों का उपयोग करके प्रशिक्षित करेंगे। दिग्गज आधिकारिक तौर पर गोंग के रूप में अपना परिचय देता है और कहता है कि वह अपनी टीम में लड़के को पाकर बहुत खुश है। नायक एक सम्मानजनक झुकाव करता है और जवाब देता है कि अपने नए दिग्गज से मिलना एक बड़ा सम्मान। अविश्वसनीय चैंपियन के आगमन के बारे में खबर हॉल के प्रशिक्षण प्रांगण में तेजी से फैलती है। अन्य शिष्य करीब आते हैं, मोहित होकर टिप्पणी करते हैं कि जून ने एक प्रहार के साथ लड़ाई जीती है और सहमत होते कि नया सब स्वागत करते हैं इतना उज्जवल है कि वहां सभी को उससे सीखना चाहिए। रात का अंधेरा जल्द ही रहस्यमयी जो आवासों के लिए पूर्ण शांति लाता है अपने कमरे में अचानक दौरे से पीड़ित होने लगता है जो पहले से कहीं ज्यादा खराब लगते हैं। अड़का पसीने से तरबतर हो जाता है कि यिन यिन की ठंडी ऊर्जा उसके शरीर के अंदर डरावने तरीके से बढ़ गई है। जीवित रहने के लिए उसका एकमात्र यांग की कला का उपयोग करना है ताकि ठंडे प्रवाह को तब तक नियंत्रित किया जा सके जब तक कि दर्द कम न हो जाए। अचानक कमरे का दरवाजा जल्दी से खुल सिमई आकृति उसकी मदद करने के लिए अंदर आती है। शुद्ध ऊर्जा से भरा एक गर्मकीम पर रखा जाता है ताकि भयानक आंतरिक जलन को शांत किया जा सके। उस शक्ति के परिचित प्रवाह को महसूस करते हुए जून्स की मास्टर सेहास उसकी मदद के लिए आई हैं। महिला लड़के कमजोर मेरिडियन स्थिर करने के लिए उपचारात्मक ऊर्जा का मार्गदर्शन करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करती है। वह राहत के साथ धन्यवाद देता है कि उसने दूरी से उसकी शक्ति का उतार चढ़ाव महसूस किया और वह दौड़ कर आई। लड़का समझाता है कि उसे इस नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए जल्द से जल्द यांग की कला में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। महिला सहमत है यह कि ठंडी ऊर्जा अब से बहुत तेजी से बढ़ती रहेगी। यह जानकर युवक 300 साल पुरानी जड़ को अवसक्रिया शुरू करने के लिए अपने शिक्षक की मदद मांगता है। मास्टर युवक के साहस पर थोड़ा हैरान होकर अब निर्णय लेते हुए कि उसे अभी इतने शक्तिशाली अमृत का सेवन करना चाहिए। इसके तुरंत बाद वह एक गर्म मुस्कान प्रदर्शित करती है और उस पूरी ऊर्जा को नियंत्रित करने के कठिन कार्य में उसकी मदद करना स्वीकार करती है। बिना समय गंवाए लड़का शोधन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए शक्ति औषधीय जड़ का एक टुकड़ा चबाता है। वह स्वीकार करता है का सबसे पूर्ण अमृत नहीं होने के बावजूद वह रहस्यमयी घटक बहुत मदद करेगा। लड़का अपने आंतरिक प्रवाह को मजबूत करने के लिए शक्ति की हर ध्यान केंद्रित करते हुए टुकड़ा निगल लेता है। सेहा उसके पीछे स्थित हो जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी महत्वपूर्ण ऊर्जा खो न जाए। वह ऊर्जा को मेरिडियन को नुकसान पहुंचाने से ही रास्तों के माध्यम से कच्चे बल को प्रसारित करना शुरू कर देता है। एक उज्जवल और भा दोनों के चारों ओर उभरती है जो पूरे कमरे को एक तीव्र प्रकाश से रोशन करती है। महिला जून के सही नियंत्रण से प्रभावी ले रहे एक दिग्गज की तरह लग रहा है। वह यह महसूस करके सदमे में है कि युवक ऊर्जा को अवशोषित करने में कामयाब हो रहा है। शिक्षक खुद से पूछती है किसी को बिना कुछ बर्बाद किए अमृत का सेवन करते हुए कभी नहीं देखा। वह लड़के की प्रतिभाशाली योग्यता को देखकर आश्चर्यचकित है बावजूद इसके वह इतनी कमजोर शारीरिक स्थिति के साथ पैदा हुआ था। वह उसके विकास की प्रशंसा करती है और कहती है कि पदोन्नति परीक्षा का प्रयास कर सकता है जबकि जून उसके शिक्षण के लिए धन्यवाद देता है। सेहा एक स्नेही मुस्कान के साथ विदा लेती है बाद भरपूर आराम करने का निर्देश देती है। सुंदर मास्टर उस चमक चांदनी के नीचे बांस के घने जंगल से अकेले चलती है। हालांकि अपने विचारों की ध्यान तकनीकों के बारे में गहराई से विचार कर रही है। उस क्षण के कारण महिला के दिमाग में नए विचारों मार्शल अवधारणाओं की बाढ़ आने लगती है। वह जंगल के माध्यम सिरते हुए कि वह आखिरकार उस बाधा को तोड़ सकेगी जिसने उसकी अपनी कला के विकास को अवरुद्ध कर दिया था। उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान उभरती है। यह महसूस तारी नई दिव्य प्रेरणा जून की बदौलत हासिल हुई है। अगले दिन की सुबह जल्द ही आ जाती है। गहन प्रशिक्षण की एक नई दिनचर्या लाती है। दिग्गज गोंग अपनी सुबह प्रशिक्षण के लट्ठे पर तलवार की फुर्तीली हरकतें और सटीक प्रहार प्रदर्शित करके शुरू करता है। वह शिष्यों को एक नई तकनीक सिखाता है। चेता उन्हें मिशन पर जाने से पहले उसमें महारत हासिल करने की आवश्यकता है। गोंग जुनाम छात्रों को प्रशिक्षण के बाद अभ्यास करने में सक्षम होने के क्रम को ध्यान से देखने का निर्देश देता है। अपनी प्रशिक्षण तलवार को पकड़ते हुए नामगुंग विधियों की शुरुआत को ध्यान से देखता है। अचानक युवा प्रतिभाशाली अपनी आंखों को फैलाता है जब वो कुछ आश्चर्यजनक होते हुए देखता है। लड़का प्रशिक्षण के अपने पहले ही प्रयास में आंदोलन को पूरी तरह से निष्पादित करने में कामयाब हो जाता है। अन्य शिष्य संदेह के साथ गपशप करना शुरू कर मास्टर ने उसे पहले तकनीक सिखाई हो सकती। गोंग यह याद रखते हुए बहुत विचारशील हो जाता है कि उसने कल मास्टर को युवक के आवाज से निकलते देखा था।
प्रशिक्षक सीधे मुद्दे पर जाने का फैसला करता है कि क्या उसे वास्तव में मास्टर से निजी सबक मिले हैं। लड़का साबित करने के लिए कि उसने सब कुछ अकेले सीखा है, ब्लेड के साथ जबरदस्त निपुणता प्रदर्शित करता है। वह यह जोड़ता है कि वे प्रशिक्षण के लिए सीधे आगे बढ़ सकते हैं। विस्तार की महान तलवार। साथी डर जाते हैं क्योंकि उसने बहुत ही हास्यास्पद गति से कुछ इतना जटिल सीखा है। गोंग जुनाम लड़के की अपार प्रतिभा को पहचानता है, लेकिन डरता है कि यह प्रतिभा अन्य सदस्यों पर क्या प्रभाव डाल सकती है। इसके बावजूद सहयोग इतने मजबूत सहयोगी किशोर से रार पीछ न रहने के लिए की कड़ी मेहनत करने का वादा करते हैं। प्रशिक्षक चुनौती को स्वीकार करता है और निर्णय लेता है कि वह व्यक्तिगत रूप को विस्तार की महान तलवार की तकनीक सिखाएगा। गोंग जुनाम अपनी तलवार बाहर निकालता है और युवक से कहता है कि लय के साथ बने रहने के लिए बहुत ध्यान से देखें। इस बीच एक महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक प्रतिष्ठित ब्लू स्काई सोसाइटी के सम्मेलन कक्ष में होती है। नीले वस्त्रों में विद्रोही समूहों की आवाजाही के बारे में चिंताजनक रिपोर्ट लाता है। स्थिति की गंभीरता को जरूरत पड़ने पर बल का उपयोग करके हस्तक्षेप करने के लिए स्वेच्छा से काम करता है। वक्ता जलगुंग जून को आखिरकार बाहरी दुनिया में काम करने की अनुमति देने का मुद्दा उठाता है। सेहा भयानक राक्षसी पंथ से बचाना बहुत अच्छा था, लेकिन उसे दुनिया में वापस भेजना बहुत खतरनाक है। सलाहकारों में से एक पूछता में वह है जिसके पास 9 गंभीर इन मेरिडियन की दुर्लभ और खतरनाक स्थिति है। एक और नेता यह कहते हुए उत्साहित हो जाता कि स्पष्ट है कि बचाव का उद्देश्य युवक को धुंध के हाथों में गिरने से रोकना था, कि लड़के को अभी बाहर भेजना सूरज और चंद्रमा के खुखार पंथ के लिए एक शानदार अवसर होगा। पुरुषों में से एक मास्टर सेहा का ध्यान मेज पर जोर से मारता है और इस मामले पर एक निश्चित प्रतिक्रिया की मांग करता है। लंबे सफेद दाढ़ी वाले मेज के बुजुर्ग नेता और पूछते हैं कि वो उस पूरी स्थिति के बारे में क्या सोचती है। दृढ़ता और निर्णय के साथ जब देखिए वो अपने शिष्य को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखती जिसे हर समय संरक्षित करने की आवश्यकता है। उसे अपनी कला को न अपनाने वालों के याद आते हैं कि वे तलवार का उपयोग करने के लायक नहीं है। मास्टर उस दिन को याद करती है और लड़ाई में इतनी दृढ़ संकल्प के साथ उसे लड़ते देखकर वह कितनी प्रभावित हुई थी। वह जोर कर्तव्य लड़के की सच्चाई की रक्षा करना है और इस महान प्रतिभाशाली को संप्रदाय की दिव्य तलवार बनने के लिए मार्गदर्शन करना है। मास्टर का बड़ा लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि युवा नायक का हमेशा प्रकाश और न्याय की ओर हो। लाल योद्धा नाराज होकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि क्या केंद्रित करने के बजाय जोखिम देख सकते हैं। वह बताता है कि उस कमरे में की जड़ क्षमता और विकास क्षमता वाला युवक कभी नहीं देख। लाल शिकायत योद्धाओं की कमी के लिए रोते हैं, लेकिन जब उन्हें एक तेज तलवार मिलती है तो वे खुद को काटने से डरते हैं। नीले वस्त्रों वाला सहयोगी शब्दों से सहमत है और नामगुंग जून की दी क्षमता की प्रश्न की क्षमता है। वह सुदृढ़ करता है कि अनुभव के साथ एक अविश्वसनीय ताकत होगा और इस उम्र में ऐसी प्रतिभा देखना दुर्लभ है। सर्वोच्च नेता सहमत है कि लड़का विशेष शर्त पर उसे बाहर निकलने की अनुमति देने का सुझाव देता है। बुजुर्ग युवक को बाहर निकलने के लिए अधिकृत करता है कि उसे खतरनाक दुश्मन पंथ से संबंधित किसी भी मिशन से बाहर रखा जाए। मेज के अन्य सदस्य महान नेता के बुद्धि में हैं और सुझाव का पालन करने का निर्णय लेते हैं, यहाँ तक कि अधीज लाल स्वीकार करता है और लकड़ी की कुर्सी पर वापस बैठ जाता है। सेहा संतोष की एक सुंदर मुस्कान प्रदर्शित करती है कि उसकी दृढ़ता ने काम किया है और उसका प्रिय शिष्य स्वतंत्र है। दृश्य बंदरगाह में बदल जाता है, जहां प्रांत में सरल मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया जाता है। नामगुंग जून अपने नए साथी के साथ डोंगलिंग विद्रोही गिरोह की जांच करने के लिए इस मिशन के विवरण की पुष्टि करता है। सुंदर आत्मविश्वास से सोचता है कि वह सब कुछ अकेले हल करने में पूरी तरह सक्षम होगा। एक फ्लैशबैक युवा नायक को सूचित करता है कि उसका पाय मिशन के लिए ही सौंपा जा चुका है। प्रशिक्षक को लड़के के साथ जाने के लिए प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह बाहरी दुनिया के लिए उसकी पहली आधिकारिक यात्रा है। नामगुंग जून एक सम्मानजनक झुकाव करता है और मिशन के लिए रवाना नए दिग्गज का बहुत सौहार्द के साथ स्वागत करता है। वर्तमान में वापस युवक साथी के उपकरणों को देखता है और उसकी कमर पर एक छोटी बोतल दिक्सुक हो जाता है। जिज्ञासा को नियंत्रित करने में असमर्थ क्या वह जो अपनी कमर पर ले जाता है वह किसी प्रकार का मादक पेय है। दिग्गज बिना किसी शर्म के हंसता है और स्वीकार करता है, लेकिन गारंटी देता है कि उसे अपनी तलवार संभालने पर थोड़ा पीने की आवश्यकता है। नायक रहस्योद्घाटन से और भी चिंतित हो जाता है कि वे सुराग प्राप्त करने के लिए बाजार की ओर चलें। यह जोड़ी एक छोटे पोत पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है, जबकि नाविक प्रस्थान तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। एक आदमी रस्सी के तल से करते हुए पूरी ताकत से एक मोटी रस्सी खींचता है। एक गरीब आदमी को रस्सियों के पिनकाला जाता है, दम घुटने के कारण बेतहाशा खांसते हुए। डाकुओं का नेता घाट के ऊपर से कैदी को देखता है कि क्या वो आखिरकार बात करने के लिए तैयार है। वह क्रूरता से मांग करते बार और सभी के लिए अपना कर्ज चुकाए या अपनी बेटी को भुगतान के रूप में सौंप दे। हताश होकर समय के लिए भीख मांगता है, क्योंकि वह उन आदमियों के लिए अपनी बेटी को कभी नहीं सौंपेगा। डाकू कैदी के रोने से अपना धैर्य खो देता है कि उसे एक बार में पानी में वापस फेंक दिया जाए। रस्सियों के पिंजरे को फिर से पानी में फेंक दिया जाता है, जब अपनी जान के लिए बेतहाशा भीख मांगता है। अचानक उन्हें तुरंत रुकने का आदेश देती है, जो डाकुओं के पूरे समूह का ध्यान आकर्षित करती है। अपराधियों का प्रमुख अत्यधिक नाराज होकर पीछे देखता है कि वह दखल देने वाला कौन है, जो योजनाओं में बाधा डालने की हिम्मत का है। डाकुओं का नेता युवा आक्रमणकारी के कपड़ों को देखता है कि वह ब्लू स्काई सोसाइटी का हिस्सा है। अपराधी अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकतते हुए तिरस्कार की दृष्टि के साथ लड़के के हर विवरण को देखता है।
उसे एक बादल के साधारण युवा जाना पूरी तरह से निरर्थक लगता है और तिरस्कार के साथ हंसना शुरू कर देता है। लेकिन युवा नायक बातचीत नहीं चाहता और दुश्मन पर एक शक्तिशाली विद्युत हमला करने के लिए अपनी तलवार तैयार करता है। वह अपनी मार्शल कला के तीसरे रूप को सक्रिय करता है, जो एक हास्यास्पद गति से हवा को काटती है। सभी गुर्गे तेज तकनीक से टकरा जाते हैं, एक ही बार में पूरी तरह से हार कर जमीन पर गिर जाते हैं। जून ठंडक के साथ टिप्पणीदायों के गंदे तरीके समय बीतने के बावजूद कभी नहीं बदलते। घाट के ऊपर से यह देखना संभव है, जो उस घुटन के माध्यम से जाने के बाद अभी भी काफी कांप रहा है। दिग्गज हेओ इल पूछता है कि क्या आदमी ठीक है। बहुत कमजोर होने के बावजूद धन्यवाद देने की कोशिश करता है। गिरोह का प्रमुख लकड़ी के फर्श पर गिरा हुआ है, बिना जून के शकप्रहार को प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रतिक्रिया के संकेत के। बुजुर्ग दौड़ता लाते हुए धन्यवाद देता है, जबकि दो नायक बिना कुछ कहे उसके प्रस्थान को देखते हैं। हेओ अपनी बोतल को हल्के से थपथ पाता है कि जून की गति वास्तव में किसी को भी डराती है और बिना एक सेकंड भी हिचकिचाए निष्पादित हमले की सर्जिकल सटीकता को देखकर प्रभावित है। अनुभवी योद्धा महसूस जारी करने से पहले उनके बीच के स्तर के अंतर का पूरी तरह से मूल्यांकन किया। वह महसूस करता है कि नवाक झपकते ही बचाव और पलटवार करने की एक बड़ी प्रतिक्रिया गति है। हेओ इल निष्कर्ष निकालता है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत उन्नत है जो अभी अभी एक साधारण रंगरूट बना है। वह अपनी बोतल को विचारशील रखता है कि उसके पास अपने वरिष्ठों को देने के लिए बस एक अविश्वसनीय रिपोर्ट होगी। बादल मिशन के एक नए चरण की घोषणा करते हुए आकाश में धीरे धीरे तैरते हैं। समय बीतता रहता है। एक पहरेदार बड़े दुश्मन बेस के पाला से जमाई लेता है, उस खतरे की कल्पना किए बिना जो वहां आने वाला है। कदमों की आवाज सुनकर गेट गार्ड डरा हुआ मुड़ता है और पीके अचानक उनके बीच में, लेकिन उसे जो लिपटी एक तलवार का चमकना है जिसे जल्दी से बाहर निकाला जा रहा है। एक सेकेदार को घातक रूप से काट दिया जाता है, बिना अपने सहयोगियों को सतर्क करने के लिए एक भी चिल्लाने का समय दिए। रात की शांति केवल दुश्मन कर्मण करने वाले नायक के तेज कदमों की सूक्ष्म आवाज से टूट जाती है। झोपड़ी के अंदर अपराधी जोर से हंसते हैं, पीते हैं। उन्होंने उस गरीब पिता के पैसे कैसे वसूले? विद्रोहियों का नेता गर्व के साथ कहता है को एक अमीर आदमी को बेचकर और भी अधिक लाभ कमाएंगे। अचानक मुख्य दरवाजा हिंसक रूप से हुए सभी डाकुओं को डराता है। समूह पर अपने लाभ के लिए निर्दोष लोगों के रक्त और पसीने को चुराने का आरोप लगाता है। दुश्मन योद्धाओं में से एक हथियार को पकड़कर खड़ा हो जाता है और साहसी आक्रमणकारी के बारे में जानने की मांग करता है। वे विशिष्ट बांस की टोपी को देखते हैं कि यह ब्लू स्काई सोसाइटी का योद्धा है। प्रमुख आदेश देता है कि सभी एक साथ, हम अकेला है और बड़ी संख्या के खिलाफ उसके पास कोई मौका नहीं होगा। नायक केवल बिजली ऊर्जा की नीली चिंगलेट को घुमाता है और आसन मुकाबले के लिए तैयार होता है। एक ठंडी लड़ाई को समाप्त करने के लिए विनाशकारी शक्ति की एक हास्यास्पद मात्रा को चैनल करते हुए अपना हथियार उठाता है। एक शक्तिशाली विद्युत डिस्चार्ज जमीन से टकराता है, जो लकड़ी के पूरे ढांचे को एक बार में हिला देता है। कई गुर्गे नीली बिजली से एक चोटों के साथ जमीन पर गिर जाते हैं। विद्रोहियों में से एक सबसे तेज लड़का के सीन काटने के लिए क्रॉस आकार में दोहरा करता है। अन्य योद्धा युवक को हर संभव तरीके तेज खंजर फेंकते हुए उसकी दिशा में कूदते हैं। विनायक केवल दुश्मन के हमले का इंतजार करता है, जबकि उसके चारों ओर जमीन टूटना जारी है। लड़का तिरस्कार की मुस्कान देता है और बड़ों की हरकतें बस बहुत धीमी और अजीब हैं। कौ सभी फेंके गए ब्लेड को हटा देता है, बिना किसी को उसे छूने के। इसके बाद हमलावर जमीन पर असहाय गिर जाते हैं, जबकि जून उस अराजकता के केंद्र में प्रभावशाली बना रहता है। अंतिम डाकू क्रोधित होकर उसकी दिशा की अभिमानी लड़का उनका मजाक उड़ाने के लिए भारी भुगतान करेगा। अपराधी ऊपर से लड़के को घेरने के प्रयास में तलवार के प्रहार करते हुए एक साथ कूदते हैं। उनमें से एक अपनी आंखों को फैलाता है कि लक्ष्य बस उसकी दृष्टि से गायब हो गया है। जून संयुक्त हमले से आसानी से बचते हुए उल्टा ऊपर दिखाई देता है। वो बेहद कोमल और सटीक विरोधियों की पार तलवारों पर कदम रखता है। नायक एक त्वरित और सटीक प्रहार करता है, अपने तेज तलवार के साथ तनाह और हाथों को काटता है। उसके विरोधियों में से एक घुटनों के बल गिर जाता है, दर्द में रोता है और छीन लेने के घायल कलाई को पकड़े हुए है। खड़ा आखिरी विद्रोही डर के साथ कांपता है, अपने सभी सहयोगियों को जमीन पर हारते देखकर। इस बीच पीछे के हिस्से में अपराधी चिल्लाते हैं कि सभी तुरंत पीछे हट जाएं। गिरोह का बुजुर्ग नेता प्रभावशाली रूप से सामने आता है कि वह खुद एक बार और सभी के लिए उस दखल देने वाले लड़के की देखभाल करेगा। जेल के अंदर बंधकों की सुरक्षा के लिए जमीन पर पूरी तरह से नॉक आउट हो चुके हैं। दिग्गज हेओ इल छाया से बाहर के लिए तेज तलवार प्रहारों के साथ दुश्मनों को साफ करता है। कोठरियों में बंद कैदी बचाव को देखकर आशा के मिश्रण के सब कुछ देखते हैं। दिग्गज हल करते हुए कि युवा रंगरूट ने उसे बचाव का ख्याल रखने के लिए कैसे कहा, जबकि उसने ध्यान आकर्षित किया। जून अपने दिग्गज के अविश्वसनीय कौशल के बारे में टिप्पणी करता है, जो काफी मामूली तरीके से जवाब देता है। लड़का खुद चारा के रूप में काम करेगा, जबकि साथ ही सभी बंधकों को खोजने और मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है। जून निर्दोष लोगों की सुरक्षा उस मिशन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कि वह लड़के के बारे में थोड़ा चिंतित था, क्योंकि वह केवल सीधी सिफारिश से संप्रदाय में प्रवेश किया था। हालांकि वह महसूस करता है कि युवक के आवश्यक कौशल और सम्मानजनक चरित्र दोनों हैं। दिग्गज कोठरियों के पास करता है, यह गारंटी देता है कि ब्लू स्काई सोसाइटी उन्हें बचाने के लिए आई है। चेहरे पर एक स्वागत योग्य मुस्कान के साथ वह सुझाव देता है कोई बाहर की शुद्ध हवा में सांस लेने के लिए वहां से निकल जाए। इस बीच विद्रोही पूर्ण सदमे में सब्स करने में असमर्थ कि उनके प्रमुख के साथ क्या हो रहा है।
बूढ़ा नेता युवा नायक द्वारा जारी हमला द्वारा पीछे धकेला जा रहा है। अनुभवी योद्धा पसीने से तरबतर है। इतनी हास्यास्पद तलवार ऊर्जा कैसे रख सकता है? उसके लिए प्रतिद्वंद्वी राक्षसी आत्मा जैसा दिखता है जिसने केवल तलवारों को प्रशिक्षित करने में पूरे दशक बिताए हैं। खलनायक चिल्लड़ का तुरंत आत्मसमर्पण नहीं करता है तो वह अगवा किए गए बंधकों को मार देगा। अपने प्रतिद्वंद्वी की दयनीय हताशुई सुनकर नायक केवल कोने में एक हल्की मुस्कान छोड़ देता है। जून शांति से उम्मीद के मुताबिक काम किया है और पूछता है कि वो क्यों सोचता है कि वो उस जगह पर अकेला आया था। गिरोह का नेता पूर्ण आतंक में प्रवेश करता है जब उसे एक जाल में गिर गया है और दया के लिए भीख मांगने की कोशिश करता है। सुने बिना लड़का चपलता के साथ कूदता है, लड़ाई को निश्चित रूप से समार जारी करता है। सटीक प्रहार प्रतिद्वंद्वी के कंधे से टकराता है जहां और प्रभाव के साथ आसपास की जमीन नष्ट हो जाती है। नायक अपने प्रतिद्वंद्वी के बगल में रुकता है पर कोई भावना दिखाए बिना सर्जिकल सटीकता प्रदर्शित करता है। क्रोधित होकर खलनायक की पीठ के खिलाफ पूरी ताकत से हमले का अंतिम हताश प्रयास करता है, लेकिन जून बहुत तेज है और महसूस करता है उसकी अगली रक्षात्मक चाल पर प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होगा। एक दृढ़ और दुश्मन के हमले को पकड़ लेता है, प्रहार को पूरा होने से रोकता है। ऊर्जा की एक मजबूत भर नायक के शरीर को घेर लेती है जो उसके हाथों में संचार शक का प्रदर्शन गिटके है। स्थान पर आंतरिक बल का एक विशाल विस्फोट होती है जो आसपास की धूल को मिटा देती है। काले वस्त्रों वाला एक नया और होकर सामने आता है कि इतना युवा लड़का अपनी 2 हथेलियों को अवरुद्ध करने में कामयाब हो गया। नायक नए दुश्मन पर अपनी स्नात्मक दृष्टि केंद्रित करता है, यह जानते हुए कि वह एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी के सामने है। रहस्यमयी बुजुर्ग एक बार और सभी के लिए मांग करता है कि वह युवा नायक की सच्ची पहचान क्या है। वह दूर से लड़के की आस्तीन देखता है, उसके ताजा बादल के पद की पहचान करता है। खलनायक नाराज होकर शिकायत करता है कि लड़के का सेवानिवृत्ति के उनके लाभदायक व्यवसाय को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वह लाल रंग के पूर्व नेता के शरीर को लात मारता है कि वह किसी भी कुत्ते की तरह दयनीय रूप से मर गया। जून चुपचाप विचार करता है कि उन संग्रहकर्ताओं के साधारण समूह के पीछे एक बड़ा संगठन मौजूद है। वह शांति से नए प्रतिद्वंद्वी की ओर चलता है और उसे वह अपनी ब्लेड को इंगित करता है। लड़का धमकाने वाले तरीके से के बारे में सभी संभावित विवरण सुनना चाहेगा। वह मुकाबले की स्थिति में प्रवेश करता है, मजाक में अच्छी तरह से लायक सेवानिवृत्ति को तब तक स्थगित कर दे जब तक कि वे बात न करे। बुजुर्ग क्रोधित होकर जनक कहता है और अपने हाथों में अपनी अपार विनाशकारी ऊर्जा को केंद्रित करना शुरू कर देता है। वह हास्य अपने ललाट के हमले की विनाशकारी शक्ति के साथ जमीन से धूल उठाता है। जून पुस्तकालय में अध्ययन की हथेली की तकनीक का उपयोग करने का फैसला करता है और इसके व्यावहारिक उपयोग से हैरान है। बुजुर्ग की अग्नितली बिजली के बीच हिंसक टकराव ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट पैदा करता है। खलनायक को उनके मार्शल तकनीकों के टकराव द्वारा बल के साथ पीछे की ओर फेंक दिया जाता है। बुजुर्ग अपने कांपते होकर देखता है, बिजली के विनाशकारी प्रभावों को महसूस करता है। वह पूर्ण आश्चर्य के साथ महसूस करता है कि पुरोकियांग की पौराणिक ज्वलंत ऊर्जा में महारत हासिल करता है। लालच से लिया गया बुजुर्ग पूरो को अपने लिए चुराने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर फिर से आगे बढ़ता है। आग का एक विशाल पंजा जून की दिशा में जो कि में 7 प्रक्षेपवक्र को देखता है। हिंसक हमला युवा नायक की बांस की टोपी टकराता है जिससे और धूल की एक मजबूत लय पैदा होती है। लड़का केवल अपनी महान चपलता का उपयोग करके सही तरीके से बचाव करने में कामयाब होता है। एक त्वरित और सटीक चाल के साथ बुजुर्ग के लाल वस्त्र की आस्तीन को पकड़ लेता है। जून एक विनाशकारी पलटवार जारी करने के लिए की अपनी गति का उपयोग करता है जो उसे जमीन पर फेंक देता है। खलनायक दर्द में गिरावट के दौरान अपने शरीर पर लगाए गए मजबूत दबाव को महसूस करता है। वह जमीन पर पूरी तरह से असहाय गिर जाता है जबकि उसकी अधीरे गायब होने लगती है। बुजुर्ग ठीक होने की कोशिश करने के लिए ऊर्जा निषिद्ध तकनीक को हताशा के साथ सक्रिय करता है कि क्या उसकी ऊर्जा दुष्ट संप्रदायों की किसी खराब खेती पद्धति के कारण इतनी कमजोर है। बुजुर्ग अपमान से गहराई से नाराज हो जाता है, अपनी शेष शक्ति जमा करता है। पूरी तरह से पागल होकर लड़के की शुद्ध यांग ऊर्जा को किसी भी तरह से चुराना चाहता है। वह विचार करता है कि उशोषित करना उसके मार्शल पद के शीर्ष तक पहुंचने की अंतिम कुंजी होगी। बुजुर्ग नायक को पकड़ने के लिए एक पागल की तरह आगे बढ़ता है कि वह आखिरकार अपनी चोटी तक पहुंचने में सक्षम होगा। एक फुर्तीलीपूर्ण छलांग के साथ लड़का अनियंत्रित हमले से बचता है और घर की छत पर धीरे से उतरता है। जून पूछताछ अवशोषण तकनीक को प्राप्त करने के लिए केवल खतरनाक राक्षसी पंथ के साथ गठबंधन किया है। बुजुर्ग चिल्लाते हुए सब कुछ स्वीकार करता है। नायक को हराने की कोशिश करने के लिए छत की ओर कूदता है। वह नायक की आंतरिक ऊर्जा की आखिरी बूंद को भी निगल जाएगा बिना किसी चीज को पीछे छोड़े। नायक वह सब कुछ सुना है जिसकी उसे आवश्यकता थी। अपने प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित और डरा हुआ छोड़ दिया। एक सेकंड के एक अंश में जून एक बुजुर्ग के हाथों को काट देता है, उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के छोड़ देता है। एक निर्दयी चाल के साथ प्रतिद्वंद्वी को एक विनाशकारी प्रहार के साथ वापस जमीन पर फेंक देता है। खलनायक इतनी हिंसा के साथ जमीन से टकराती है और आसपास कई पत्थर फेंके जाते हैं। गिरकर और गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग उसे एहसास होता है कि उसके पास उस लड़ाई को जीतने का कोई मौका नहीं है।
उस क्रूर आदमी के खतरे को और सभी के लिए समाप्ति बिजली में लिपटे अंतिम हमले को जारी करता है। जमीन से बंधा और पूरी तरह से पांगता है, यह जानते हुए कि उसका अंत बहुत करीब है। ऊर्जा का एक विशाल विद्युत स्तंभ आकाश से नीचे आता है, जमीन से टकराने वाले गड़गड़ाहट के साथ मुकाबले को समाप्त करता है, जबकि दुश्मन का खून धीरे धीरे उसके अपने चमकदार ब्लेड से टपकता है। प्रतिद्वंद्वी के शरीर की तलाशी लेते समय एक रहस्यमयी किताब मिलती है और वह सामग्री से काफी उत्सुक हो जाता है। हेविल लड़ाई के स्थान पर दौड़ते हुए आता है और आश्चर्य के साथ पूछता है कि वहां क्या हुआ। दिग्गज यह देखकर प्रभावित है, सब कुछ अकेले हल कर लिया है और प्रांगण में की गई गंदगी के बारे में मजाक करता है। हेविल बुजुर्ग सांग संग के शरीर को पहचानता है। कुकर राक्षसी पंथ से जुड़ा एक अपराधी था कि एक बार में उन दो महान अपराधी नेताओं को हराना बस एक हास्यास्पद उपलब्धि है। वह चुपचाप खुद से पूछता है, अपने पहले वास्तविक मिशन में इतनी पौराणिक उपलब्धि हासिल करेगा जो उसे खलनायक की जेब में मिली थी ताकि उसका साथी शांति से विश्लेषण कर सके। हेविल काफी ध्यान के साथ पृष्ठों को पलटता है कि दस्तावेज वास्तव में एक प्रकार की रिकॉर्ड बुक है। अचानक एक छोटा लड़का डरपोक तरीके से पास आता है और बहुत ध्यान आकर्षित करता है कि वह अपनी बहन को नहीं ढूंढ सकता, और दिग्गज एक कोमल और मिलनसार मुस्कान के साथ उसे शांत करने की कोशिश करता है कि डाकुओं ने नायकों के वहां पहुंचने से ठीक पहले जेल से कई बच्चों को लिया था। छोटा लड़का अनुभवी योद्धा के लबा खींचता है, मदद के लिए हताशा से भीख मांगता है, चेहरे पर आंसू बह भीख मांगता है कि वे उसकी प्रिय बहन को सुरक्षित वापस लाएं। हेविल नोट करता है कि रिकॉर्ड दुश्मन पंथों को बेचे गए और सुझाव देती है कि वे बचाव के लिए तुरंत रवाना हों। युवक के आश्चर्य के लिए दिग्गज गंभीरता से यहाँ समाप्त होता है और युवक को आधार पर वापस लौटने का आदेश देता है। नायक अपने टीम साथी के निराई से भ्रमित है और उस पूरी चीज का अर्थ पूछता है। दिग्गज खुलासा कर पंथ से जुड़ी किसी भी चीज से पूरी तरह दूर रखने का स्पष्ट आदेश मिला है। हेविल अपनी पीठ मोड़ता है कि जून स्वर्गीय तलवार हॉल में लौट आए, जबकि वह स्थिति की देखभाल करता है। जून ने अपनी कार्रवाई सीमित करने के कारण को याद करते हुए अत्यंत बल के साथ मुट्ठी को जकड़ लेता है। संप्रदाय उसे अपनी सारी महानता तक दिखाने के बाद भी आगे बढ़ने से रोकना जारी रखता है। हेविल बाहर निकलने की ओर चलता है कि जगह नवागंतुक के लिए बहुत खतरनाक है। नायक अपने दिग्गज के सीधे आदेशों के सामने गर्व को निगलने की चुपचाप सिर झुकाता है। वह पूछता है कि वह एक सामान्य रंगूट, जबकि उसका यात्रा साथी रुकता है और ध्यान से सुनता है, एक दृढ़ दृष्टि के साथ कि यह सिर्फ एक मैत्रीपूर्ण सुझाव नहीं है, और लड़के को पीछे हटने का आदेश देता है। जून वापस संकल्पित होकर चलना शुरू कर देता है, लेकिन लोगों को छोड़ने के उपयोग किए गए बहाने के बारे में खुद से विचार करता है। वह विद्रोह है कि वह अन्याय को कैसे अनदेखा कर सकता है जब उसने पहले ही भलाई के नाम पर अपनी तलवार बाहर निकाल दी है। दिग्गज हेविल युवक नायक के न्यायपूर्ण शब्दों को सुनकर कोने से एक हल्की मुस्कान प्रदर्शित करता है कि जून की सम्मानित भावना है जो बचाए गए बच्चों को छोड़ने से इनकार करती है। दिग्गज अपना मन बदलता है और स्वीकार करता है कि दोनों पंथ की गाड़ियों की तलाश में एक साथ चलें। हेविल आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और कि उसका ये उपनाम लक्ष्यों का अचूक ट्रैकिंग तलवार है। बिना समय जोड़ी घने जंगल के पेड़ों के बीच कूदती है, उच्च गति से दौड़ती है। वे हल्कापन और चपलता के साथ आगे बढ़ते हैं, उस बंद अंधेरे रास्तों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ते हैं। दो योद्धा ब्लू स्काई सोसाइटी की उन्नत करके शानदार छलांग लगाते हैं। दुश्मनों के नए ताजा सुराग का पता चलते ही अचानक दिशा बदलता है। वह नम के पैरों के निशान दिखाता है जो साबित करते हैं कि वे खलनायकों का सही पीछा कर रहे हैं। अनुभवी नायक दुश्मन की कदम तकनीक को पहचानता है कि बच्चों का बचाव जल्द ही होगा। जून चमत्कार के साथ विचार करता कि ट्रैकिंग कौशल अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गए हैं। उच्च इल दुश्मनों द्वारा पगडंडी पर छोड़े गए किसी भी सूक्ष्म निशान को नहीं छोड़ता है कि क्या साथी को अतीत के किसी महान मास्टर से मूल शिक्षा मिली है कि उसके दिग्गज ने मिशन के अपार खतरे के कारण उसे वापस भेजने की कोशिश क्यों की। युवक पेड़ों के तनों पर अपने पैर रख करता है कि हालांकि वह बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेता है, फिर भी उसमें सांस की कमी है। जून जारी रखने के लिए संघर्ष करता और स्वीकार करता है कि उसकी वर्तमान सहन शक्ति गति बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। हेविल आखिरकार लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, जबकि जून पूरी तरह से थककर एक शाखा पर झुक जाता है। ठीक उनके सामने कैदियों से दिशा में आगे बढ़ती हैं जहां वे एक बेड़ा पर चढ़ने का इरादा रखते हैं और अपहरणकर्ताओं को नदी से भागने से रोकने के लिए तुरंत हमला करने का सुझाव देता है। दिग्गज सहमत है और वे नाव में प्रवेश करते हैं तो उस जगह से जीवित बच्चों को बचाना असंभव होगा। जून भावनात्मक रूप से महसूस करता है कि अनुव की मदद करने के लिए दौड़ में अपनी गति धीमी कर रहा था। युवक अनुभवी साथी को समय हासिल करने के लिए कहता है, जबकि वह वादा करता है कि वह जल्द से जल्द उसके साथ पहुंच जाएगा। दिग्गज लड़के की टोपी किनारे प्यार से छूता है और पूछता है कि ये पर्याप्त ऊर्जा रखे। गतिल दुश्मन की गाड़ियों की दिशा में कूदता है, हवा का एक बड़ा निशान छोड़ देता है। जून दृढ़ संकल्प के चेहरे के पसीने को पहुंचता है कि वह उस जटिल मिशन से लौटने पर और अधिक मजबूती से प्रशिक्षण लेगा। जबकि एस्कॉर्ट के पहरेदारों में से एक बाऊ जमाई लेता है। हेविल ऊपर से दुश्मन के काफिले को देखता है, कार्य करने के लिए तैयार होता है। काफिले के पहरेदार विचलित होकर बात करते हैं, ऊपर से उनकी प्रतीक्षा कर रहे आसन खतरे की कल्पना किए बिना। हेविल छिपे हुए फेंकने हथियार तैयार करता है, अपहरणकर्ताओं के को थोड़ी देर के लिए रोकने की योजना बना रहा है। एस्कॉर्ट के पहले तेज ब्लेड से मारा जाता है और दर्द की एक करहा के साथ गिर जाता है।
ऐसे दुश्मन की उपस्थिति के बारे में चिल्लाते हैं जो छिपे हुए ब्लेड का उपयोग करता है और सुरक्षा लेता है। हेओइल जल्दी से एस्कॉर्ट को सभी दिशाओं में फेंकने वाले ब्लेड की एक अथक बारिश जारी करता है। कई गुर्गे चेहरे में घातक रूप से कराते हैं, पलक भीर चोटों के साथ घुटनों के बल गिर जाते हैं। काफिले का नेता हमले को अवरुद्ध करता है, उत्सुक है कि प्रतिद्वंद्वी केवल डांट और खंजर का उपयोग करके दूरी बनाए रखता है। दाढ़ी वाला खलनायक इस बात से प्रदर्शित करता है कि रहस्यमयी आक्रमणकारी हाथापाई के लिए आगे नहीं बढ़ता है। वह आदेश देता है कि वे गाड़ियों को ले जाना जारी रखें, क्योंकि यह केवल एक आदमी है जो उन्हें देरी करने की कोशिश कर रहा है। हेओइल नाराज होकर महसूस करता है उनकी उकसावे को अनदेखा करने में बेहद चतुर थे। भागने को रोकने के लिए कोई व्यवहार्य विकल्प बिना नायक व्यक्तिगत रूप से लड़ने का निर्णय लेते हुए अपने ब्लेड के हैंडल पर हाथ रखता है। सड़क पर मुख्य गाड़ी को पंगु बनाने के लिए घोड़े पर एक शक्तिशाली प्रहार जारी करता है। घायल जानवर जमीन पर एक पूरी लकड़ी की संरचना को गिराकर हिंसक रूप से गिर जाता है। केबिन के मलबे के अंदर से डरी हुई हैं, हताशा से मदद की मांग करती हैं। कवर को फाड़कर चिबंद और रस्सियों से बंधे हुए मिलते हैं, वहां बहुत रोते हैं। अनुभवी योद्धा उस दयनीय स्थिति में उन गरीब असहाय गहराई से नाराज है। इस बीच दूसरी गाड़ी गति तेज करने की कोशिश करती है, लेकिन हेओइल छत पर सीधे कूदकर आश्चर्य के साथ दिखाई देता है। वह पहरेदारों के बाकी रोकने तैयार के दृढ़ और सचिकासा के साथ उतरता है। अचानक काले वस्त्रों वाला एक मजबूत योद्धा हेओइल के खिलाफ एक शक्तिशाली इलाज जारी करते हुए सामने आता है। प्रभाव अनुभवी नायक को दूर ले जाता है, उसके पैरों को बहुत हिंसा के साथ खींचता है। वह दुश्मन की ताकत से प्रभावित है, यह सोचकर कि वह सीधे मारा जा तो वह तुरंत मर नया प्रतिद्वंद्वी शांति से उतरता है, पूर्ण नियंत्रण प्रदर्शित करता है। खलनायक तिरस्कार की मुस्कान प्रदर्शित करता है कि योद्धा को डर से कांपते हुए देखना बहुत मजेदार है। हेओइल क्या यह वास्तव में डर होगा, और अपनी पेय की बोतल से पीना शुरू कर देता है। प्रतिद्वंद्वी हैरान होकर उसे देखता है कि योद्धा वास्तविक लड़ाई के बीच में कैसे पी सकता है। दिग्गज ठंडे तरीके से जवाब देता है जिसे वो वास्तव में डरता है। हास्यास्पद प्रतिद्वंद्वी के चेहरे के खिलाफ एक तेज प्रहार जारी करता है। खलनायक आतंक में प्रवेश करता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी की हरकतें अचानक बहुत तेज हो गई हैं। वह हैरान होकर नोट करता है कि पेय का पूरा मुकाबला रुख पूरी तरह बदल गया है। दोनों योद्धा तेज प्रहारों का आदान के बीच में ऊर्जा का एक मजबूत विस्फोट पैदा करते हैं। धातु और प्रभावों की आवाज पूरे आसपास के क्षेत्र में गूंजती है। हेओइल पलटवार तैयार करने के लिए अपने सभी कौशल और गति का उपयोग करता है। पंथ का मजबूत योद्धा विवाद में मिट्टी को नष्ट करते हुए जोर से जमीन पर कदम रखता है। वो एक शक्तिशाली अनुक्रम जारी करता है, हेओइल को पीछे हटने से बचाव करने के लिए मजबूर करता है। दुश्मन दब आक्रमण बनाए रखता है जो दिग्गज को सांस लेने के लिए जगह नहीं छोड़ता है। नायक निराशा में महसूस जा रहा है और खुद से पूछता है कि क्या प्रतिद्वंद्वी पंथ का अधिकारी है। वह याद करता राक्षसी पंथ के सदस्य और यांग की बेहद शक्तिशाली मार्शल कला प्राप्त करते हैं। वे वरिष्ठ अधिकार में पूरी तरह से महारत हासिल करते हैं, शक्ति के डरावने स्तर तक पहुंच जाते हैं। लड़ाई और भी तीव्र और खतरनाक के माध्यम से उच्च गति पर हवा को पार करती है। दुष्ट प्रतिद्वंद्वी मजाक करता है, यह कहते हुए एक सच्चे डरे हुए चूहे की तरह बहुत अच्छी तरह से बचता है। वह विचार करता है कि इस क्षमता के प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए मास्टर का स्तर होना आवश्यक होगा। दिग्गज अपने साथी के जीवन के बारे में डरता है, यह सोचकर कि वहां लड़ने देना बहुत खतरनाक होगा। अचानक हेओइल दुश्मन के घाटन महसूस करता है जो एक सेकंड के लिए संतुलन खो देता है। उस दुर्ल हमला करने के लिए तैयार होता है, यह जानते हुए कि उसे अभी सब कुछ हल करने की आवश्यकता है। लेकिन अंतिम क्षण में भयानक की भविष्यवाणी में कामयाब हो जाता है और निपुणता के साथ हेओइल की तलवार को अवरुद्ध कर देता है। हेओइल पूर्ण निराशा में अपनी आंखें फैलाता है, यह दे उसका पूर्ण आक्रमण पूरी तरह से अवरुद्ध था। खलनायक एक बड़ी शरारती मुस्कान खोलता है, यह चेतावनी दे अंतिम मुक्का तैयार करने से पहले यही बहुत खेदजनक है। एक विनाशनी ताकत के साथ मारता है कि वह उसे मिट्टी की सड़क पर हिंसा के साथ दूर फेंक देता है। बिना राहत दिए भयानक प्रतिद्वंद्वी नायक के खिलाफ एक और कुचलने वाला प्रहार जारी करते हुए जल्दी से आगे बढ़ता है। दिग्गज दर्द में चिल्लाता है जब जो उसके गार्ड को तोड़ता है और उसे जमीन पर बहुत घायल छोड़ देता है। वह कठिनाई के साथ विरोध करने की कोशिश करता है कि प्रतिद्वंद्वी की आंतरिक ऊर्जा उसके मुकाबले बहुत अधिक है। नायक क्षतिग्रस्त गाड़ी किनारे से टकराता है, केबिन की लकड़ी में गहरी दरारें छोड़ता है। बच्चे हेओइल को पूर्ण निराशा के साथ भीख मांगते हैं कि वह वहां न मरे। योद्धा गर्व के साथ खड़ा रहता है, मजाक में कहता है कि वह स्थिति शर्मनाक है। खलनायक नाराज होकर बड़साइटी हमेशा सब कुछ बाधित करती है और कसम खाता है कि वह उसे आसानी से नहीं मारेगा। हेल अपने ब्लेड के हैंडल को शेष सारी ताकत के साथ, यह जानते हुए कि भागने की अब कोई संभावना नहीं है। अचानक एक तेज आकृति आकाश से उतरती है, योद्धाओं का ध्यान आकर्षित करती है। काले वस्त्रों वाला खूंखार योद्धा मुड़ता है, एक तेज दृष्टिकोण को महसूस करता है। सफेद और मिट्टी की सड़क के बीच में बेहद सटीक और दृढ़ तरीके से उतरते हैं। नवागंतुक घायल दिग्गज के सामने स्थित होता है, यह दर्शाता है कि वह मुकाबले का नियंत्रण लेने आया है। खलनायक भौहें सिकोड़ता है कि वह नया दखल देने वाला कौन है जो जीवन या मृत्यु के उस विवाद में शामिल होने की हिम्मत करता है।
जून शांति से करी को बुलाता है, जबकि वो इल अपने सहयोगी को लौटते देख राहत के साथ सब कुछ देखता है। नायक अपनी तलवार बाहर निकालता है कि क्या अंततः उसके पास लड़ाई में प्रवेश करने की अनुमति है। दिग्गज भावनात्मक रूप से विचार करता है कि जोखिम के वह अपनी छाती में केवल एक गहरी राहत महसूस करता है और युवा नायक को लड़ाई संभालने के लिए कहता है, यह पहचानते हुए कि वह वास्तव में विशेष है। काले वस्त्रों वाला खलनायक नवंतुक मजाक में पूछता है कि क्या वह उस टीम का कमजोर सुदृढ़ीकरण है, और हैरान होकर नोट करता है कि यह एक लड़का है जिसने 20 साल की उम्र भी पूरी नहीं की है। खलनायक लड़के के शरीर से चलने वाली प्रभावशाली और तेज मुकाबला आभा देखते हुए सिहरन महसूस करता है। खलनायक अपनी निकलने वाली ऊर्जा में कुछ अजीब और सामान्य से बाहर नोट करने के लिए उत्सुक है। वह लड़के का मजाक उड़ाते हुए हंसता है, आगमन उनकी नियति को बिल्कुल नहीं बदलेगा। नायक पलटवार भी बहुत अच्छी तरह से झांसा देना जानता है, जबकि दुश्मन एक नया प्रहार जारी करने के लिए कूदता है। खलनायक एक विनाशकारी हवाई किक मारता है कि युवा नायक अभी भी केवल एक अपमानजनक लड़का है। जून अत्यधिक आसानी के साथ हमले से बचता है, यह स्वीकार करके मामले में वह सैद्धांतिक नुकसान में है। नायक तकनीकों का विश्लेषण करता है, यह जानते हुए लेकिन बुनियादी चरण ऊर्जा के शोधन और आंतरिक परिसंचरण पर केंद्रित हैं। वह याद करता मार्शल शिखर तक पहुंचना इस पूरी महत्वपूर्ण ऊर्जा को सीधे अपने शारीरिक शरीर के बाहर प्रसारित करने की अनुमति देता है। इसके साथ लड़ाई में तलवार के साथ हर विनाशकारी शक्ति बस हास्यास्पद रूप से बढ़ जाती है। खलनायक क्रोधित होकर हमला कहता है, लेकिन जून अपने तेज हथियार का उपयोग करके प्रभाव को पूरी तरह से अवरुद्ध करता है। प्रति लड़का अत्यधिक खतरे की उस स्थिति में क्या करने का इरादा रखता है, जबकि दोनों मुकाबले में बने रहते हैं। नीली बिजली की छोटी विकल्प वस्त्रों वाले खतरनाक और मजबूत दुश्मन के पैरों पर जमा होने लगती हैं। खलनायक भ्रमित होकर अपनी आंखें फैलाता है, अपने आसपास ऊर्जा के अजीब उतार चढ़ाव को देखते हुए। अपने प्रतिद्वंद्वी की हिचकिचाहट का लाभ उठाते हुए युवा नायक मिट्टी किक के माध्यम से अथक और बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है। जून अपने दिमाग को केंद्रित करता है, यह जानते हुए कि तलवारें उनके एक सच्चे योद्धा के केवल बुनियादी उपकरण हैं। वह एक शानदार घूर्णी चाल निष्पादित करता है और अत्यधिक गति और महारत के साथ प्रतिद्वंद्वी को मारती है। खलनायक हताशा में पीछे हटने की कोशिश करता, कोई मौका दिए बिना उसके शरीर से चिपका रहता है, जबकि वह उस तेज ब्लेड से बचने की कोशिश करता है जो उसकी दिशा में आगे बढ़ती है। साथ अपनी तलवार के सटीक प्रहार को जोड़ता है, मुकाबले में उत्कृष्ट चपलता प्रदर्शित करता है। क्रोधित होकर अपराधी एक शक्तिशाली लात मारता है कि नायक हान ले और एक बार और सभी के लिए मर जाए। खतरनाक दुश्मनों पर पूरी तरह से स्थिर नजर के साथ कि वह अपने हाथ में तलवार के साथ सब कुछ पार करने में सक्षम है। नीली बिजली और ऊर्जा एक क्षण को चिन्हित करती है जब जंगल में दो ताकतें हिंसक रूप से टकराती हैं। पंथ का योद्धा अंतिम प्रहार के प्रभात अपने शरीर से धुआं उठते हुए धूप में खड़ा रहता है। वह नाक और मुंह से खून खांसता है कि इतने निचले स्तर का एक साधारण नवागंतुक उसे हराने में कैसे कामयाब रहा। खलनायक मिट्टी की जमीन पर पूरी तरह से भूकर गिर जाता है, जिनको अपने हाथ कतीती तलवार के साथ प्रांगण में प्रभावशाली छोड़ देता है।